तो गया के पास एक गांव है पटवा टोली। हर साल किसी बड़े शहर से नहीं होता होगा, बस उस छोटे से गांव से हर साल 15 से 20 IITian निकलते हैं। दिस इज विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन, कोई जीरो स्टेट सपोर्ट। तो ये अपने आप में बहुत एक, मैं कहता हूँ, ये दृश्य जो है बिहार को दर्शाता है। बिहार की जो एलीट क्लास थी, रूलिंग क्लास बेसिकली, उन्होंने दो काम किए जब वो रूल करने लगे 80 के बाद से। पहले बिहार के सारे इंस्टीट्यूशन को बर्बाद कर दो, दूसरा अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर के इंस्टीट्यूशन में जगह बना लो। ब्यूरोक्रेट्स वहाँ बहुत हावी हैं, जितने दिखते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा हावी हैं। एक भी टेंडर अगर आप रिसर्च करवा लोगे तो शायद ही कोई भी एक टेंडर मिलेगा छोटा से छोटा जो ब्यूरोक्रेट के किसी रिलेटिव के पास ना हो। आप में जाके वहाँ टेंडर नहीं ले सकते। जाति के साथ एक परेशानी बिहार के साथ जो व्यक्तिगत ये हुई है कि बहुत पहले से जातियों के आधार पर वहाँ संगठन बनने शुरू हो गए। उस समय के नीतीश कुमार, अभी के नीतीश कुमार में थोड़ा फर्क है। उस समय बहुत शालीन हुआ करते थे वो, और बोलते थे कि अभी बहुत काम करना है, अभी तो बहुत नीचे से शुरू किया है अभी हमने। लेकिन एक दिख रहा था कि यार अपटिक तो है, लॉ एंड ऑर्डर सुधर गया, तो लोगों ने उस पर वोट भी दिया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक समाज को पूरा बोल देना कि जातिवाद के कारण ऐसा है, उसको अगर कुछ अच्छा मिला तो उसने वोट दिया, रिवॉर्ड किया। उसके बाद उस रिवॉर्ड को एक्चुअली मारने का काम किसी ने किया है, तो फिर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दिया है। जो भारत और बिहार में डिफरेंस है प्रति व्यक्ति आएगा, वो बिहार के अंदर पटना और बाकी जिलों में है। ऐसे ऐसे जिले हैं जहाँ 18,000 है प्रति व्यक्ति आए। तो बिहार के साथ समस्या है कि वो जो माइग्रेशन हमें दिख रहा है, तो इट इज़ नॉट ओनली बिकॉज ऑफ, मैंने बोला कि इकोनॉमिक रीजन। बिहार में अगर आप ब्यूरोक्रेट हो, बड़े जज हो, या फिर पॉलिटिशियन हो, यही तीन के पास पैसा है, चौथा कोई नहीं आपको दिखेगा। चौथा जो दिखेगा, जो पैसा है जिसके पास, वो पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स द्वारा संरक्षित आदमी है। वो क्या है? वो बालू माफिया है। बोथ बालू माफिया और भू माफिया और दारू माफिया, इससे फंड हो रहा है पॉलिटिक्स पूरा का पूरा। अंत में मतलब वही है कि बिहार समाज के स्तर पे मैं कहूँगा कि दशरथ मांझी जी की तरह है। राम राम आदर्श भाई, कैसे हो? अरे राम राम भाई। बिहारी और बिहार के ऊपर हम बात करने वाले हैं आज। तो बहुत लोगों का, हमने एक स्टेट सीरीज शुरू किया था जिसमें याद हो तो केरला का भी किया था हमने। तो बहुत लोगों का था कि यार बिहार पे भी करना चाहिए, और फाइनली हमारी तो कई महीनों से बात चली रही है। तो आज बिहार पे बात करते हैं कि बिहार के इतने खस्ता हालत क्यों है, और क्या मतलब उम्मीद की किरण दिखती है, क्योंकि एक ऐसी स्टेट है जो वहीं पे है जैसे जस की तस, और वो पॉलिटिकल उसमें भी और इकोनॉमी वाइज भी, दोनों में मतलब ऐसा लगता है कि किसी गंदे से लूप में मतलब फंसी हुई है जो निकल नहीं पा रही है। तो ये क्या दिक्कत है, मतलब व्हाट इज रॉन्ग विद बिहार? नमस्ते अरिहंत भाई सबसे पहले। और मतलब बिहार के साथ जो परेशानी है, एक मैं किन्हीं व्यक्ति का सुन रहा था, अभी याद नहीं उनका नाम। वो कह रहे थे पटना की जो स्थिति है, जो लखनऊ 1960 में हुआ करती थी, पटना अभी 2023 में वो स्थिति में। क्या बात कर रहे हो? तो इतना अंतर है? इतना अंतर है। केरला की जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, उसको अचीव करने के लिए बोलते हैं कि बिहार को एटलीस्ट मिनिमम 50 साल लगेंगे, मिनिमम। मतलब अगर बहुत अच्छे से काम हुआ तो, जो कि लग नहीं रहा ऐसा कि हो जाएगा। बिहार की एक मैं स्टोरी से अरिहंत भाई बात शुरू करूंगा, ताकि उससे ना पिक्चर एक क्लियर होगा कि बिहार एक्चुअली में क्या है, कैसे वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ के इंस्टीट्यूशंस कैसे हैं, और कैसे लोग काम कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं। इन सब के बीच लोग तो काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं। हाँ, मतलब बाहर निकलते हैं तो धांसू फोड़ते हैं, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसे ये हो रहा है? तो बिहार के गया के पास, जहाँ गया सभी जानते हैं, बोध गया उसके पास है। तो गया के पास एक गांव है पटवा टोली। पटवाओं का गांव है बेसिकली। बुनकर, हिंदू बुनकर जो होते हैं उनको पटवा जाति से आते हैं। तो वो जो गमछा होता है, बिहार का गमछा, बहुत एक समय था जब मांग होती थी, लोग अलग अलग लोग पहनते थे। आज भी राजनीतिक दल के कोई भी लोग जाएंगे तो बिहार का गमछा ओढ़ के ही रैली संबोधित करेंगे, जनसभा वगैरह को। लेकिन तो वो बुनकरों का गांव है, करीब 1000 घर होंगे, बहुत, और छोटे छोटे, बहुत छोटे घर। करीब 1990 में जितेंद्र कुमार नाम के एक व्यक्ति ने वहाँ से IIT पास किया, निकाला। लोग जानते ही नहीं थे कि क्या होता है IIT। जितेंद्र कुमार खुद बोलते हैं कि उनको भी नहीं पता था कि IIT क्या होता है। उनको किसी ने मेंटर किया और वो पहुँच गए। जब वो पहुँचे तो उनको लगा यार दुनिया तो मतलब बुनकर के बाहर की जो दुनिया है
तो बहुत अजीब दुनिया है। इधर तो बड़े बड़े फैक्ट्रीज बन रहे हैं, आईआईटी में अलग अलग मशीन्स वो देखे। उन्होंने एक सिलसिला शुरू किया कि वो बिहार के ही उस गांव के, अपने गांव के सारे जो युवा थे उनके बीच वो हर अपनी जो सेमेस्टर के एंड में जब छुट्टियां होती हैं सेमेस्टर के अंत में, वो वहां जाके बिताने लगे और उनको मेंटर करने लगे। आज उस गांव की परिस्थिति ऐसी है कि हर साल किसी बड़े शहर से नहीं होता होगा, बस उस छोटे से गांव से हर साल 15 से 20 आईआईटीएन निकलते हैं हर साल, विदाउट फेल। दिस इज विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन, कोई जीरो स्टेट सपोर्ट। तो ये अपने आप में बहुत, एक मैं कहता हूँ ये दृश्य जो है बिहार को दर्शाता है कि वहाँ के लोग खुद में कुछ कुछ अपॉर्चुनिटी खुद से बना रहे हैं, स्टेट कुछ नहीं प्रोवाइड कर रहा है। अगर आपको याद हो 1990 की मैं बात कर रहा हूँ, जब जितेंद्र कुमार निकले थे, उस समय तो जंगल राज प्रारंभ हो रहा था बिहार में, सो कॉल्ड जंगल राज। ऑल्दो जो डिके था बिहार का वो तो उससे पहले से शुरू हो चुका था। तो उस व्यक्ति ने इस बात को समझा और इस बात को समझ के ये बात भी समझ लिया कि बिहार में रह के बुनकरी करके जीवन नहीं चलने वाला है। ये क्यों समझा? क्योंकि वहाँ की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जो स्थिति है बिहार की, वो इस बात का परिचायक है। जो भी रहा है बिहार में वो इस बात को, और 1990 से लेके स्पेशली 2005-10 तक तो कम से कम बोल सकते हैं, हम सब भी उसी दौरान बड़े हुए, कि बिहार में रह के कुछ नहीं होगा, इतना पता था। अगर तुम सक्षम हो तो कुछ बिहार से बाहर निकल के कर लो या कुछ व्यवस्था बना लो। तो आप सक्षम हो तो बिहार में रह के नहीं हो सकते कुछ? आप सक्षम होने के बावजूद बिहार में रह के कुछ नहीं हो सकता, आप कितने ही सक्षम हो। तो आगे अपनी बातचीत में मैं और भी उदाहरण दूंगा, जो बहुत बड़े बड़े ऐसे एंटरप्रेन्योर्स भी हुए बिहार के, लेकिन एक भी बिहार में नहीं है। मतलब अरबपति हैं, खरबपति हैं, बहुत पैसे वाले हैं, आके गांव को वो 500 करोड़ का डोनेशन देके चले जाते हैं 2 साल में एक बार, लेकिन वो बिहार में नहीं रहते हैं क्योंकि बिहार में रहने लायक है नहीं। मतलब सबसे, ये उनका दोष नहीं है, रहने लायक है नहीं तो उनको दोष नहीं दे सकते। मतलब सारे फिल्म स्टार मुंबई में रहते हैं, पुणे में क्यों नहीं रहते हैं, तो फिल्म स्टार को नहीं दोष दे सकते। मुंबई ने शायद कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, दिल्ली ने कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, उसी प्रकार बिहार ने वैसा कुछ नहीं किया है। तो पटवा टोली की जो समस्या है वो पूरे बिहार की समस्या है। जो लोग निकल पाए वो निकल पाए, जो ना निकल पाया, आज भी वो बुनकर का गांव था तो बुनकर हैं, कोई किसान हैं, कोई खेती कर रहे हैं, कोई मजदूरी करके अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं। सरकार का ना कोई जीवन में इंटरफेरेंस है, मतलब इंटरफेरेंस है तो बहुत नेगेटिव वे में है, सकारात्मक वे में तो नहीं है। मतलब पटवा टोली के साथ अच्छी बात यह रही कि सरकार ने नकारात्मक इंटरफेरेंस नहीं किया, कम से कम उन्होंने अपनी लाइब्रेरी बनाई, खुद से पढ़ाई शुरू किया, लैपटॉप दिलवाया बच्चों को, और वो सिलसिला चलता रहा। ये पीढ़ी दर पीढ़ी वो लोग समझते रहे। हर बार जो आईआईटी निकालता है वो समय बिताता है गांव में आके कि अगले जनरेशन को मेंटर करना है मुझे। ये वो अपने आप में ये दायित्व समझते हैं, ये अच्छी बात है कि अपने आप को समझते हैं, और ये जानते हैं कि क्यों, क्योंकि मैं और किसी का जीवन यहाँ बर्बाद होते नहीं देख सकता। और इससे भी अरिहंत भाई मैं कहूँगा एक स्तर और अगर हम सोचें तो बुरी बात ये है कि जो बिहार का गमछा कभी बहुत फेमस हुआ करता था, आज भी बड़े बड़े पत्रकार और बड़े बड़े राजनीतिक दल के लोग एकदम चाव से ऐसे पहन के कह रहे बिहार का गमछा, और हमारे तरफ मुरट्ठा बांधते हैं ऐसे करके। वो तो सिंबलिज्म से रिड्यूस हो गया ना, वहीं तक रह गया, वहीं तक रह गया। लेकिन ऐसा लग रहा है वो सिंबॉलिक जेस्चर के लिए भी वो गमछा कुछ समय में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि कोई करना ही नहीं चाह रहा है। आप समझो एक पूरी पीढ़ी है जिसको उस चीज़ का ज्ञान है, लेकिन वो इसको करना नहीं चाह रहे हैं, अगले पीढ़ी में कंटिन्यू ही नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अब तो खैर बिजली की स्थिति पहले सुधरी है, लेकिन 1990 से 2005 तक तो जो स्थिति थी, बिजली की स्थिति नहीं है। बिना बिजली के कैसे चलेगी मशीनें, और बहुत मैनुअल लेबर है, ऑटोमेशन कम है। सप्लाई चेन का जो पूरा सिलसिला है, जो उनके अलग अलग जो उनके इंक आते हैं जिससे वो कलर वलर जो करते हैं गमछे का, वो सारा कुछ जो सप्लाई का पूरा चेन है। इतने सारे आईआईटीएन निकल के, कुछ तो इनोवेशन लेके आना चाहिए था। वो शायद कुछ तो ट्राई कर रहे हैं, अभी पता चला है कि कुछ ट्राई कर रहे हैं वो, कि उसको कैसे मतलब स्टार्टअप इंडिया से जोड़ा जाए, कुछ वो अभी ट्राई कर रहे हैं, बट बहुत वो आई थिंक नेसेंट स्टेज में है। बट द टेलिंग थिंग इज कि वो खुद नहीं करना चाह रहे हैं वो आके, कि मैं खुद बुनकर रहूंगा और मैं ये गमछे का जो हमारा व्यापार था इसको और बढ़ाऊंगा या कुछ ऐसा करूँगा। उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। और सरकार भी उसमें ऐसा होता है ना कि जब आप पीछे हो तो सरकार हैंड होल्ड करेगी, चलो हम कुछ स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि ये चीज़ ख़त्म ना हो, ये हमारे इंस्टीट्यूशन है। ऐसे ही भागलपुर के सिल्क था पहले, बहुत
प्रचलित और बहुत लोग मतलब उसको यूज़ करते थे, वो भी धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। तो ये स्थिति है। तो पटवा टोली की स्थिति पूरे बिहार की स्थिति है। जो खुद से निकल पाए, जो ना निकल पाए वो उस कुचक्र में कहूँगा कि वो अभी तक फंसे हुए। तो ये मतलब ये स्थिति जो है बिहार की, वो उसका कारण क्या है? एक तो इकोनॉमिक इंसेंटिव्स जो हम बात करते हैं, एक बात बोली जाती है कि बिहार तो देखिए लैंडलॉक्ड है, तो अब उन गुजरात की तरह उसके पास कोस्ट नहीं है, तो पोर्ट्स नहीं बन सकते, या मतलब पहले से ही जब देश आज़ाद हुआ तब से ही पीछा है, और आगे वाले गुजरात तो कभी से ही आगे है। उसी तरीके से केरला राजा महाराजाओं के समय से ही वो आगे चल रहे हैं। तो बिहार का क्या कारण है? असली कारण क्या है? क्योंकि क्या पॉलिटिक्स एक कारण है? क्या एक सोशलिज्म का और कम्युनिज्म का जो मिश्रण है वो उसका एक नशा है, वो लोगों में मासेस में वो है? तो क्या वो कारण है? क्योंकि कोई भी अगर कोशिश भी करे उसको इम्प्रूव करने की कैपिटलिस्ट माइंडसेट से, तो वो फेल हो जाएगा। दूसरा कारण, एक और कारण ये बताया जाता है कि जातिवाद इतना है कि जाति के ऊपर जो भी आप वोट डालते हो, जाति के हिसाब से डालते हो, कोई विकास के नाम पे वोट नहीं पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें बोली जाती हैं, तो आप इनके ऊपर भी बता सकते हो कि भाई क्या दिक्कत है, क्या ये सच में कारण है या नहीं है, और अगर नहीं है तो फिर असली कारण क्या है? तो एक्चुअली ये इस प्रश्न पे मैं एक इंस्टेंस है जो मैं कोट करना चाहूँगा। तो जब टाटा का सिंगरूर में टाटा नैनो प्लांट टाटा वाले लगा रहे थे, और ममता बनर्जी ने बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ दिया 2007 में। हाँ, कि हटाना है यहाँ से टाटा को, और मजबूरन टाटा को हटना पड़ा वहाँ से। तो उस समय के आईएएस ऑफिसर थे, उन्होंने नीतीश कुमार जी के करीबी ही थे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के अभी। तो उन्होंने कहा, और उस समय बिहार जस्ट नीतीश कुमार जी ने अपने हाथ में लिया था और एक अच्छा वातावरण बना था, ऐसा लगा था कि कुछ अब विकास हो रहा है, क्योंकि हमने तो कभी रोड भी नहीं देखा था कि रोड कैसे बनता है। तो पहली बार बिहार की जनता ने देखा था, अच्छा रोड भी बन सकता है, मतलब रोड बनते हैं ऐसे। अच्छा, वो चारकोल और ये सब यूज़ होता है रोड में, ऐसा लग रहा था। तो इसका मैं एक उदाहरण दूंगा। मेरे पटना से औरंगाबाद जगह गया के पास है, वहाँ जाने के लिए मेरे पिताजी निकला करते थे उस समय, बस से निकलते थे, सुबह निकलते थे 6-7 बजे, और उनको माँ जो है और बड़ी माँ वो बना के देती थी, वो पूरा खाना वगैरह लेके रहते थे। तो मैं कई बार पूछा करता था, पापा इतना दूर है क्या? तो मैं बचपन में ऐसा सोचता था, इतना दूर है क्या ये कि इतना मतलब खाना वाना ले जाना पड़ रहा है। और सच में वो शाम तक पहुँचते थे, शाम तक पहुँच के वो फ़ोन करते थे कि पहुँच गए। आप अंदाज़ा लगाओ कि वहाँ की दूरी कितनी होगी पटना से, मात्र 110 किलोमीटर। तो शाम तक पहुँचते थे 12 घंटे 110 किलोमीटर के लिए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर था। अब उस परिस्थिति में एक व्यक्ति आया जिसने रोड बनवा दिए। अब वही दूरी 2 घंटे में आज आप तय कर सकते हो। स्वाभाविक रूप से एक मतलब बदलाव लगा लोगों को, एक आशा की किरण जो कहते हैं ना लोग, वो लगा कि यार कुछ तो बदला है अब यार, मतलब पहले की तरह नहीं रहा। लेकिन साथ ही साथ जो आपने बोला सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट माइंडसेट, तो वहाँ के ज़्यादातर नेता वो जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन से निकले हुए नेता हैं। सॉर्ट ऑफ मैं कहूँगा सोशलिस्ट बेंट है, वो किसी भी पार्टी में हो, उनका जो बेंट मानसिक जो झुकाव है, आर्थिक झुकाव तो खास करके, वो थोड़ा सोशलिज्म की तरफ है। तो जब टाटा ने जब फैक्ट्री वहाँ से हटाई, तो आईएएस थे, उन्होंने बोला नीतीश जी को कि क्योंकि बंगाल बिहार से करीब है और रोहतास का जो एरिया रहा है बिहार का, उधर फैक्ट्री रहे हैं पहले, तो बोले एक मास्टर स्ट्रोक होगा अगर हम रोहतास में वो फैक्ट्री शिफ्ट करा लें टाटा से, बोल के कोशिश तो की जा सकती है। तो एक होगा कि रिवाइवल, एक नया रिवाइवल हो रहा है बिहार में, जो पहले हुआ करती थी फैक्ट्रीज 50s में, अर्ली 60s में, वो फिर से खुलेंगी, और टाटा एक बड़ी कंपनी है तो एक अच्छा नाम भी होगा। टाटा का मोर और लेस अगर हम देखें, बाकी मतलब जो एटलीस्ट इन द परसेप्शन, लोगों का परसेप्शन ऐसा है कि टाटा बाकियों की तरह नहीं है, टाटा इज मोर सोसाइटी फ्रेंडली एटलीस्ट, मतलब ऑल्दो पता नहीं क्यों है, बट है ऐसा। चोर नहीं है, मतलब चोर एक इमेज बन गई है, एक इमेज है वो कि टाटा केयर करती है सोसाइटी के लिए और भारत के लिए सोचती है। तो उसमें भी नीतीश कुमार जी का जो आंसर था कि डू यू वांट मी टू कमिट पॉलिटिकल सुसाइड, कि मैं किसानों की ज़मीन दे दूं किसी एक इंडस्ट्रियलिस्ट को, तो मुझे लोग मतलब मेरा तो मतलब आत्महत्या हो जाएगा, राजनीतिक आत्महत्या कर लूंगा मैं। तो ये सोच है। कोई भी और नेता होता, अगर कोई भी
ऐसे कोई मतलब मैं बोलूँगा प्रोग्रेसिव थिंकिंग का नेता होता, जहाँ बिहार जैसे जगह में जहाँ इतनी किल्लत है जॉब की, जहाँ रोजगार है ही नहीं, मतलब मैं बोलूँगा ना के बराबर है, वहाँ पे वहाँ का मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि मैं पॉलिटिकल सुसाइड नहीं कर सकता। और वो तब से लेके अभी अभी तो अभी खाना पूर्ति के लिए शुरू किया है इन्होंने वाइब्रेंट गुजरात के तर्ज पे इन्वेस्टमेंट का कुछ। 20 साल लगातार मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार जी, ऑलमोस्ट 20 साल लगातार, मतलब ऑलमोस्ट 15 साल 16 साल। एक बार भी उन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट से, एक भी बड़े उद्योगपति से कभी भी मीटिंग नहीं की है, कभी भी नहीं। ऑन रिकॉर्ड है ये कि कभी मीटिंग की ही नहीं है, कि मेरा इमेज ऐसा ना चला जाए कि मैं इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ हाथ मिला के चल रहा हूँ। जिस बिहार को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आज जॉब की, वहाँ का मुख्यमंत्री ही जब ऐसा करता है तो एकदम डीप रूटेड है वो, एकदम अंदर ऐसा बसा रचा बसा है। और वहाँ के सबसे बड़ी बात है पॉलिटिकल सर्कल में भी इस बात की कोई मतलब ऐसा नहीं आप देखो कि इस बात पे बहुत बड़ा डिस्कशन छिड़ा हुआ है, वहाँ डिमांड ही नहीं है कुछ नहीं, कुछ वो सब खुश हैं। पॉलिटिशियन का अपना चैनल है, उस पर अपन बात करेंगे कि कहाँ से उनके पैसे आ रहे हैं, तो उनको कोई इससे खास लेना देना है नहीं। वो अपने बच्चों को एक, उन्होंने 2 काम किए बिहार में, बिहार की जो एलीट क्लास थी, रूलिंग क्लास बेसिकली, उन्होंने 2 काम किए जब वो रूल करने लगे 80 के बाद से। पहले बिहार के सारे इंस्टीट्यूशन को बर्बाद कर दो, दूसरा अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर के इंस्टीट्यूशन में जगह बना लो, जैसे JNU आना, DU आना, इवन IIT तक भी आना। IIT तो चलिए फिर भी एक अलग संस्था थी, ये बहुत प्रचलित नहीं था बिहार में 70-80 तक। आपको मैं एजुकेशन पे अपन एक अलग सेक्शन में बात करेंगे, डिटेल में बात करना चाहता हूँ मैं उस पर कि एजुकेशन में कितना ज़्यादा कैसे डिके हुआ है ओवर द पीरियड। मतलब इट वाज लिटरली कि चलिए आपके पास कुछ नहीं था, कम से कम ज्ञान का केंद्र था कि ठीक है ये होता है, सब स्टेट जरूरी नहीं है कि सब एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस का स्टेट हो, कहीं केवल शिक्षा हो अच्छी, लेकिन उसको भी ध्वस्त कर दिया और एकदम अच्छे से किया है बाकायदा। और पैरेलली ऐसा बना लिया व्यवस्था कि हमारे बच्चे बाहर पढ़ पाए, जितने भी बड़े लोग हैं उनके बच्चे बाहर पढ़ेंगे। तो ये कैसे बना? ये मुझे ऐसा लगता है कि जो वहाँ की रूलिंग क्लास है, सारी जो रूलिंग क्लास है, उनका एक अपना एक समझौता था खुद में। ब्यूरोक्रेट्स वहाँ बहुत हावी हैं, जितने दिखते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा हावी हैं। एक भी टेंडर अगर आप रिसर्च करवा लोगे तो शायद ही कोई भी एक टेंडर मिलेगा छोटा से छोटा जो ब्यूरोक्रेट के किसी रिलेटिव के पास ना हो। आप में जाके वहाँ टेंडर नहीं ले सकते, मतलब वही है ना बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो हम बात करते हैं वो है ही नहीं वहाँ। उनके लिए है वो उनके लिए तो ईज ही ईज है, मतलब उनके लिए तो कुछ है ही नहीं। खुद ही निकालते हैं टेंडर, खुद ही ले लेते हैं, सब कुछ खुद ही चल रहा है, उसी सर्कल में चल रहा है और पॉलिटिक्स उसी से फंड होती है। तो ये पूरा का पूरा जो व्यवस्था है उन्होंने ध्वस्त किया। तो एक ये जो मैं वापस आता हूँ कि ये टाटा वाला जो इंसिडेंट था, ये दर्शाता है कि क्या माइंडसेट रहा है यहाँ के मुख्यमंत्री का। और ये केवल, और सबसे बड़ी बात की ये मैं केवल नीतीश कुमार जी का नाम ले रहा हूँ, उनका माइंडसेट नहीं है ये, दिस इज द माइंडसेट ऑफ पॉलिटिकल क्लास। और विडम्बना देखो कि अगर जो गुजरात में गया वो टाटा का प्लांट, अब उसमें बिहारी वहां से उठ के यहाँ पे आए काम करने के लिए, सोचो। और नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनने का शौक था, तो जो टाटा वहाँ टाटा नैनो उधर चली गई, तो गुजरात का मुख्यमंत्री आज देश का प्रधानमंत्री है, तो शायद नीतीश कुमार जी का वो सपना पूरा हो जाता। लेकिन खैर वो ऐसा। दूसरा क्या है कि बिहार ना, जो आपने शुरू में सवाल पूछा था उस पर आते हैं कि आखिर ये व्यवस्था ऐसी है क्यों, मतलब ऐसी आर्थिक स्थिति हुई क्यों। पर जातिवाद का भी एक आरोप था। जातिवाद का भी है। बिहार में ना बहुत न्यूनतम की लड़ाई चल रही है। लड़ाई जो है बड़ी चीज़ों के लिए है ही नहीं वहाँ, खाने की लड़ाई है, बहुत न्यूनतम की लड़ाई है। आप जब वहाँ देखोगे लोग, ऐसा नहीं बहुत जगह होता है, 1-1 रुपए के लिए 50-50 पैसे के लिए लड़ रहे होते हैं। सच में। ऑटो का भाड़ा अगर मान लो आप कहीं जा रहे हो 9 रुपया है, उस ऑटो वाले ने लेट से रात है या कुछ है, देर सवेर है, उसने बोल दिया कि 10 रुपये लूँगा, उस पर लड़ाई हो जाएगी बाकायदा, और उस पर आधा घंटा झगड़ा होगा कि आप सारे ऑटो वालों को बुलाओ, क्या यहाँ का भाड़ा 9 रुपया है कि 10 रुपया है, ये मतलब पंचायत लगेगी। सच में ये होता है, सही में मेरे साथ ही हुआ है कई बार। तो ये जैसे जनरली मैं ये नहीं कह रहा हूँ उसमें अच्छी बुरी कोई बात नहीं है, बट उससे एक मैसेज है
उससे एक ऐसा मैसेज है जहाँ काम काज के लिए लोग भागते दौड़ते रहते हैं ना, आप देखोगे कि वो ना इन चीज़ों से छुटकारा पाके आगे निकलना चाहते हैं कि हाँ यार तू ले ले, 1 रुपये और ले ले, क्योंकि मेरा काम जो आगे का है वो वो ज़्यादा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस ही यही है कि मेरा 1 रुपये यहाँ बच जाए, बाकी चीज़ें जो होना है क्योंकि वही है ना, समय का कोई मूल्य नहीं है वहाँ पे। काम ही नहीं है। तो आपको प्रोफेशनलिज्म, मतलब प्रोफेशनल एथिक्स और ये वो कल्चर जो एक कॉर्पोरेट कल्चर बुढ़ाता है ना, वो आया नहीं है वहाँ पे। तो वैसे ही लोग रहते हैं। अगर आप वहाँ 11 बजे बुलाओगे काम करने, वो 11:15 आएगा कि अच्छा 11 बजे बुलाया, तो तुम मान के ही चलेगा कि हाँ आते हैं 11:15 तक। ऐसे नहीं, मतलब ये एकदम बाकायदा एकदम ट्रूथ है। द सेम बिहारी हु विल वर्क 24/7 इन दिल्ली और मुंबई और ऐसे जगह, वो बिहार जाएगा तो वो अपना सारा प्रोफेशनलिज्म भूल जाता है, क्योंकि उस समाज के साथ एक बहुत बड़ी विशेषता है कि वो सारे इंस्टीट्यूशंस को ना अपने हिसाब का बना देता है। अभी मैं, आपको पता है ऑपरेशन हुआ था मेरा, तो जब मैं ऑपरेशन थिएटर से निकला था तो मैंने वहाँ के डॉक्टर को बोला कि बहुत फेमस ब्रांड है उसका, हॉस्पिटल है पटना में। मैंने कहा कि आप एक काम करो, आप ये ना ब्रांड नेम हटा दो, क्योंकि आप मतलब उस तरह का कुछ काम ऐसा पेश कर नहीं रहे हो जितना वो ब्रांड जितना मेहनत से बना है, आप ऐसा कुछ कर नहीं रहे। तो आप सोचो इतना बड़ा ब्रांड भी बिहार आके बिहार के उसमें ढल गया है कि हाँ मतलब आराम से चलेगा सब कुछ क्योंकि वहाँ वो है ही नहीं, वो सोच नहीं है कि हमें अगर टाइम बाउंड कुछ चीज़ें होती है। भाई पूरा जो हम कॉर्पोरेट कल्चर की बात करें कि देयर इज सम डेडलाइन, देयर इज सम रूटीन, देयर इज सम पंक्चुअलिटी, कुछ नहीं। तो वहाँ के सरकारी प्राइवेट सब अवस्था में यही चल रहा है और वहाँ के लोग टॉयल कर रहे हैं, जो बाहर निकल रहा है। जाति जो दूसरा एक अंश है जाति का, मेरे हिसाब से जो जाति के साथ एक परेशानी बिहार के साथ जो व्यक्तिगत ये हुई है कि बहुत पहले से जातियों के आधार पर वहाँ संगठन बनने शुरू हो गए। सबसे पहले कायस्थ संघ बना था 1880s में बना था, जब कास्ट सेंसस शुरू करवाया था ब्रिटिश ने। तो उनको लगा कि कास्ट वाइज ही अब सब कुछ होगा, तो कायस्थ संघ, फिर भूमिहार संघ बना। अच्छा, ये भूमिहार और कायस्थ संघ क्यों बना? क्योंकि उन दोनों को शूद्र में घोषित कर दिया था ब्रिटिश ने। अच्छा। क्योंकि वो कहते थे कि ये लोग तो मीट खाते हैं और मुगलों के साथ इनका रहा है, वो लिखा पढ़ी का काम करते थे कायस्थ, तो ये शूद्र हैं। तो इन दोनों ने आंदोलन चलाया, ये दोनों अपने संगठन बना के जाति का, कि हम शूद्र नहीं है, हम मतलब कहीं ना कहीं हम हायरार्की में, जो भी एक हायरार्की हमारे समाज में बोली जाती है उसमें ऊपर है। उसके बाद लेकिन सारी जातियों ने, मतलब बहुत फेमस है त्रिवेणी संघ बोलते थे, कुर्मी, यादव और कोयरी, कुशवाहा, इन तीनों का संघ था। क्योंकि इनको लगता था कि बाकी जो स्ट्रांग जातियां हैं उन्होंने तो अपना बना लिया, हम तीनों इकट्ठे हो जाएंगे तो इन तीनों के पास ठीक ठाक ज़मीन रहा है शुरू से और ऐसा, तो इन तीनों मिल के एक अच्छा दम ऐसा आ जाएगा। तो वो त्रिवेणी संघ आज राजद और जदयू एक साथ है, तो यादव और कुर्मी ऐसा फिर से वापस बोल सकते हैं हम कि वो त्रिवेणी संघ ऐसा बन रहा है। लेकिन वो त्रिवेणी संघ तब से बन रहा था, आज से नहीं बन रहा। और त्रिवेणी संघ का सबसे पहला मांग पता है था 60% रिजर्वेशन इन ऑल द जॉब्स फॉर ओबीसीज, बैकवर्ड कास्ट। बट क्या ये 60% हैं बिहार की पॉपुलेशन के? ये पूरा ओबीसी का बता रहे थे। अच्छा। ये तीनों अपना केवल नहीं बोल रहे थे। अच्छा। ये जब मतलब अपना बोलने, मतलब पिछड़ा जाति का, मतलब पिछड़ा जाति मिला के, तो इनका ऐसा था कि वो 60% में 50 तो हम ही ले लेंगे क्योंकि ये लोग मजबूत हैं उसमें, मतलब नो डाउट। तो बेचारे और जो पीछे वाले तबके हैं उनको तो मिलता नहीं है ये, और ये सच्चाई है, हकीकत है। इसको मतलब कितना भी डिनाई करें, मैं डिनाई नहीं कर सकते। जो बेचारे आज भी झोपड़ी में रह रहे हैं और मतलब बहुत जिनकी हालत खराब है, वो ऐसे ही रह रहे हैं। मैं कब से देख रहा हूँ। वैसे मूसहर जो जाति है, आज भी देखो, वो पूरे मूसहर जाति में मात्र 1 PhD है पूरे भारत में। वो जैसे रह रहा है वैसे ही रह रहे हैं। तो मतलब आरक्षण है और सब कुछ है, बट उनको जिनको लाभ मिलना चाहिए शायद, वो तो सोचने का चिंतनीय विषय। उस पर तो हम लोग बोलेंगे नहीं, तो चुनाव इधर से उधर हो जाता है उस पर तो लेकिन भाजपा वालों ने सह लिया 2015 में। तो बट चिंता करने का ऐसा विषय है कि वो क्यों ऐसा। बट मैं कह रहा हूँ कि ये शुरू तब से हुआ है, 1930 से 1920 से ये लोग ये सब मांग कर रहे हैं। तो जातीय विभाजन और वैमनस्यता वो तब से शुरू है। आज़ादी के तुरंत बाद साउथ के कुछ स्टेट्स और नॉर्थ में केवल बिहार था पहला स्टेट जो ओबीसी पॉलिटिक्स करना शुरू कर दिया। लेट 50s में ही शुरू कर दिया।
आज़ादी हुई नहीं, अभी मिली नहीं कि अच्छा पहला चीफ मिनिस्टर, पहला अपर कास्ट क्यों रहेगा पहला चीफ मिनिस्टर। वहाँ से वो शुरू हो गया, और शुरू होते 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 आप समझो कि बीपी मंडल जो हैं उनको बनाया गया मुख्यमंत्री, अलग अलग लोग, और एकदम इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ये इस बात पे मुझे लगता है पूरे भारत में ही बहुत कम चर्चा हुई है। जो जाति विशेष की पार्टियां मिल करके और सरकारों को हिला करके और खुद सत्ता अपने हाथ में लिया है जिनने, उन्होंने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रखी है पूरे स्टेट में। तो आप बाकी पॉलिसीज तो छोड़ दो, आप अच्छा पॉलिसी बनाओ, बुरा पॉलिसी बनाओ, जहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी बाय डिफ़ॉल्ट है इकोनॉमिक, मतलब लॉजिक ये कहता है कि वहाँ कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेगा बहुत, क्योंकि दिख नहीं रहा है वहाँ का भविष्य क्या है। तो वो इन्वेस्टमेंट, वो जो साइकिल है बिहार का 1960 से शुरू होता है, वो लगभग लालू यादव के समय तक चलता है। एक्चुअली लालू जब आते हैं तब स्टेबिलिटी आती है, वो दूसरे तरह की स्टेबिलिटी आती है, लेकिन आती है कम से कम कुछ। ऐसा दिखता है कि हाँ नाउ हियर इज अ मैन हु हैज मेजॉरिटी एंड हु कैन रूल। उससे पहले तक कांग्रेस भी चीफ मिनिस्टर रोज अदला बदली करती थी, कर्पूरी ठाकुर बनते हैं, 18 महीने बाद हट जाते हैं, फिर कुछ बनते हैं, फिर मतलब वो चलता रहता है मल्टीपल टाइम्स। तो वो इंस्टेबिलिटी लगा, प्रोलॉन्ग्ड इंस्टेबिलिटी वो रही है बिहार में। तो वो जातीय राजनीति ने तो हार्म किया ही, बट जातीय राजनीति का जो आउटफॉल था ये था कि ये पूरा का पूरा इंस्टेबिलिटी रही वहाँ पे। लेट से जाति ही होती एग्जाम्पल, लेकिन वो स्टेबल होता कि चलो सरकार चल रही है 5 साल। ऐसा कभी हुआ नहीं, क्योंकि उनका विजन भी वैसा नहीं था, एक दूसरे को काटते थे। मतलब इनफैक्ट बहुत मज़े की बात है कि जब सबसे पहला जो चीफ मिनिस्टर बना था ओबीसी बिहार से, ओबीसी थे, हाँ ओबीसी थे, तो उन्होंने क्या किया था, शोषित दल नाम का, उन्होंने पहले तो चुनाव लड़े कांग्रेस के विरुद्ध में, कांग्रेस के विरुद्ध में चुनाव लड़के जीत गए। चुनाव जब जीत गए तो अलग एक दल बना लिया, शोषित दल, और शोषित दल फिर कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली। तो मतलब यही चलता रहा है वहाँ पे। तो अपने दुष्यंत चौटाला की तरह। हाँ, ये बिल्कुल। तो वो जो इंस्टेबिलिटी है ना, वो हमें उस तत्कालीन समय पे हमें समझ नहीं आता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा हार्म करती है। तो बिहार वो डिके पे ही रहा। तो वो इकोनॉमिक डिके, एकदम प्योरली इन द सेंस ऑफ इकोनॉमी, मतलब वो डिके हो ही रहा था। तो ये बेसिकली स्टोरी रही कि ये तो जाति मुझे लगता है हर जगह है, मतलब अब हर चुनाव में जातियों को साधना होता है। तो मैं इसमें तो कहूँगा कि बिहार को थोड़ा ज़्यादा बदनाम किया जाता है। मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि जाति हर जगह है उतनी ही जाति है। मैं राजस्थान गया था। लेकिन क्या एक बड़ा कारण ये भी है कि स्टेबिलिटी नहीं है, जैसे आपने कहा ना, जातीय स्टेबिलिटी नहीं है, कि जो पॉलिटिकल पावर जिसके हाथ में है, जैसे MY की बात की जाती है, मुस्लिम प्लस यादव, वो भी 50% नहीं है। उसमें भी आपको फिर कुछ ना कुछ 2-4 कास्ट को और साधना पड़ता है। आपको मैं बताता हूँ ना, यादव में ही मैं एक बहनौट यादव और कृष्णौट यादव है। तो इतने डिवाइड हैं कि आप अगर उसमें भी, मुझे तो लगता है उसमें भी घुस जाएंगे तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा डिवाइड। वो तो नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी है। तो वो ऐसा है। तो वो इनफैक्ट जो कृष्णौट यादव है, उनको कहा जाता है कि वो भाजपा समर्थक है। अच्छा। और इनफैक्ट जो बीजेपी को वोट मिलती है थोड़ी बहुत, जो बोला जाता है ना यादव पॉपुलेशन थोड़ी वोट करते है, वो कृष्णौट यादव, ऐसा बोला जाता है, माना जाता है, और डेटा भी कई हद तक इसकी पुष्टि करती है। अच्छा। तो ऐसा नहीं कि कोई एक क्लब है जो ऐसा कुछ रूल मैं भी ये मानता हूँ कि कोई भी फैक्टर, कोई भी अगर स्टेट है, वो एक कारण से पीछे नहीं है। और कास्ट का जैसे ये मैं मानता हूँ कि जितना बदनाम किया जाता है बिहार को, उतना नहीं होगा। बिल्कुल। क्योंकि अगर आप 2010 के चुनावों के परिणाम अगर देखो, तो उसमें क्या देखने को मिलता है कि भाजपा प्लस जो गठबंधन था नीतीश कुमार का, JDU का, उसके लगभग 80-90% सीट्स आए थे। पूरा 200 प्लस आए थे। डेसिमेट कर दिया था, पूरा खत्म कर दिया था। 240 है ना? 243। हाँ, 243 में से 200 से ज्यादा सीट आई थी। तो मतलब खत्म का, आई थिंक मुझे जहां तक याद है कि 25-30 सीट आई थी राजद की। और उसमें 2005 से 2010 में प्योर गवर्नेंस, प्योर रिफॉर्म्स, प्योर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप, पूरा गुड गवर्नेंस, एक नैरेटिव पूरा चेंज हुआ था। बिहार की जो ग्रोथ रेट थी, हर जगह बिहार वॉज अ स्टोरी। मतलब हर जगह मुझे याद है उस समय जो मैगजीन्स आती थी, जो कॉन्क्लेव्स होते हैं ये टीवी वाले, उस समय सब पे मतलब नीतीश कुमार जी इनवाइटेड होते थे। और उस समय के नीतीश कुमार, अभी के नीतीश कुमार में थोड़ा फर्क है। उस समय बहुत शालीन हुआ करते थे वो, और बोलते थे कि अभी बहुत काम करना है, अभी तो बहुत नीचे से शुरू किया है अभी हमने। लेकिन एक दिख रहा था कि यार अपटिक तो है, लॉ एंड ऑर्डर सुधर गया।
तुरंत। मतलब आप समझो, मैं अपने घर से निकलता था, 7 किलोमीटर है रेलवे स्टेशन। उस 7 किलोमीटर रेलवे स्टेशन में आप ऑटो रिक्शा पकड़ते थे पहुंचने के लिए। उस 7 किलोमीटर के अंदर 7 स्पॉट ऐसे थे कम से कम जहां पे वसूली होती थी ओपनली, पटना में, शहर में। अब गांव की तो मैं बात ही हटा देता हूँ, उधर तो जाते ही नहीं है। मैं आपको एकदम प्रॉपर, मतलब जो कैपिटल है उसकी बात बता रहा हूँ। नीतीश कुमार सरकार बनते के साथ वो एकदम गायब हो गया था, ऐसा लगा था कि सब कुछ गायब हो गया। और एक मैं हमेशा कहता हूँ कि जैसे देयर इज़ अ यूपी मॉडल, देयर इज़ अ मध्य प्रदेश मॉडल, गुजरात मॉडल एक्सेट्रा। एक चीज़ में मैं नीतीश कुमार जी को सराहना उनकी करना चाहूँगा कि उन्होंने, देखा जाए तो, बहुत ज़्यादा ना कोई मैचो और ऐसा कोई स्टेप नहीं लिया था, नहीं ऐसा दिख रहा था कि कोई वैसा स्टेप ले रहे हैं। उसके बावजूद उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को बहुत बहुत मतलब सही तरीके से, मतलब बिना बोले शांत तरीके से थाम लिया निपटा था रहे थे। बिल्कुल। और मतलब वो दिख रहा था, ओपनली दिख रहा था। मतलब हमारी मम्मी, मतलब ऐसा था कि अगर मैं 5 बजे 5:30 बजे के बाद इधर उधर रहूं तो बड़ी माँ और ये सब परेशान हो जाएं कि कहाँ गया है। खत्म हो गया था वो अचानक लगा, डर खत्म हो गया। मे भी हो सकता है साइकोलॉजिकल होगा कुछ, वो भी हो सकता है, और था भी बहुत हद तक, लेकिन ये हुआ था। तो इनफैक्ट कभी भी आपको बिहार में दुकानें नहीं खुली मिलती हैं 7-8 बजे के बाद। आज आपको सब कुछ मतलब एकदम खुला मिलेगा। आज तो फिर भी थोड़ा गड़बड़ हुआ है, लेकिन बीच में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ था। तो लोगों ने उस पर वोट भी दिया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक समाज को पूरा बोल देना कि जातिवाद के कारण ऐसा है, उसको अगर कुछ अच्छा मिला तो उसने वोट दिया, रिवॉर्ड किया। उसके बाद उस रिवॉर्ड को एक्चुअली मारने का काम किसी ने किया है, तो फिर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दिया है। उनको पता नहीं किसने कोई मंत्र फूंक दिया कि प्रधानमंत्री बन सकते हो। तो उसके बाद से जो राजनीति चली, फिर अगेन अगर बिहार को देखा जाए फिर से इंस्टेबिलिटी आ गई। 2010 के बाद का जो समय है अभी तक का, इंस्टेबल कहाँ रहा है। 2-2.5 साल कुछ सरकार चलती है, फिर खत्म हो जाता है, फिर बीजेपी के साथ मिल जाते हैं। अच्छा, नीतीश कुमार जी का ये बहुत अच्छा है कि एक उन्होंने अल्टरनेट कर लिया। एक चुनाव लड़ते हैं राजद के साथ, अगला चुनाव लड़ते हैं राजद के साथ, सरकार बनाते हैं भाजपा के साथ, फिर चुनाव लड़ा भाजपा के साथ, सरकार बनाते हैं राजद के साथ। तो ये उनका चल रहा है। अच्छा, तो ये फिर से इंस्टेबिलिटी, वही जो हम पहले बात कर रहे थे, वापस से हुआ। लिटरली वो जो 5 साल का जो ब्रैकेट था, स्टेबिलिटी और गवर्नेंस का ब्रैकेट, वही था। उसके अलावा फिर बिहार ने कुछ देखा नहीं है। फिर स्वतः कुछ चीज़ें होती हैं जो आप रोक नहीं सकते, इकोनॉमिक एक्टिविटी और छोटी मोटी, वो चल रहा है। वो मतलब उसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। थोड़ा राजनीति पे आते हैं वापस, लेकिन पहले इकोनॉमिक्स पे बात करते हैं। इकोनॉमिक्स पे अर्थशास्त्र जो है बिहार का, वो बहुत ही भयानक, शर्मनाक स्थिति में है। तो उसके बारे में थोड़ा सा जो पिक्चर है वो लोगों को कॉन्टेक्स्ट में रखना पड़ेगा कि बिहार कितना पीछे है भारत में। तो मैं चाहूँगा कि उसको आप थोड़ा बताएं, चाहे आप स्टोरीज के थ्रू या डेटा के थ्रू। मैं दोनों को मिक्स करके कोशिश करूँगा बताने की, कि डेटा और स्टोरी। तो कुछ डेटा पहले देखते हैं। तो गोवा भारत की आई थिंक सबसे पर कैपिटा इनकम वाइज, प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से गोवा सबसे बेहतर आर्थिक हालत में गोवा दिखता है। और दिल्ली, मतलब उसके बाद हरियाणा, मतलब बड़े स्टेट्स में हरियाणा है। गोवा 4,30,000 के आसपास, 32,000 के आसपास है पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। भारत का एवरेज है लगभग 1.5 लाख के आसपास। बिहार का एवरेज है 43,000, 43,000। आप समझो कि एवरेज से कितने पीछे हैं। सेकंड पे यूपी है और फिर झारखंड है, वो लोग 70,000 के आसपास है। तो सेकंड लास्ट भी बिहार से मतलब ऑलमोस्ट डबल, मतलब ये 30-35,000 ज़्यादा, ऐसा इतना ज़्यादा है। तो इतना गैप है। और बिहार के कंपैरिजन में यूपी, हम एवरेज ले रहे हैं तो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। अब इसके अंदर भी स्टोरी है। भारत 1.5 लाख, बिहार 43,000। इसके अंदर की कहानी आते हैं। बिहार के अंदर अलग अलग जिले हैं। पटना जिला का अलग से अकेले 1.25 लाख है पर कैपिटा इनकम। मतलब उसकी जो कैपिटल है बिहार की, उसका जो एवरेज है वो एक नेशनल एवरेज से भी कम है। और अगर उसको हटा दिया जाए तो आप सोचो बिहार का एवरेज कितना बचेगा। क्योंकि जो सेकंड नंबर पर है डायरेक्ट जो जिला, वो है बेगूसराय, वो 45,000 के अराउंड कुछ आता है। डिफरेंस देखो बिहार में भी, जो भारत और बिहार में डिफरेंस है प्रति व्यक्ति आएगा, वो बिहार के अंदर पटना और बाकी जिलों में है। ऐसे ऐसे जिले हैं जहाँ 18,000 है प्रति व्यक्ति आय सालाना। आप इमेजिन कर सकते हो मतलब
कैसे वो लोग मतलब मैं कल्पना ही नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी खुद उन इलाकों में बिहार के नहीं गया हूँ अभी तक। लेकिन कैसे रहते होंगे वो लोग? फ्लड आ रहा है, अपना बुढ़िया बिस्तर लेके बेचारे, मतलब बहुत दयनीय स्थिति है। मतलब ये कोई मतलब ऐसी स्थिति है कि अगर किसी को भी कोई अगर हल्का भी सेंसिटिव व्यक्ति है, अगर कोई भी जिसमें चेतना है, उसको तो मतलब दर्द होगा इससे काफ़ी, कि कैसे जीने पे मजबूर कर दिया है लोगों को। मतलब आखिर मतलब इंसान है वो लोग, कैसे जी रहे हैं? तो ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं, मतलब ये ऐसा पिक्चर पेश करती हैं कि आप समझो बिहार को अगर बिहार अपने आप में एक देश होता, मैं देख रहा था, आई थिंक दुनिया का 10वां सबसे गरीब देश होता। हम मतलब बलूचिस्तान और इन जगहों से पीछे हैं, मतलब इतना ज़्यादा। और कुछ लोग अभी, और भारत विकसित होगा तो बिहार का कंट्रीब्यूशन कितना इंपॉर्टेंट है वो उसके पॉपुलेशन से समझ सकते हैं कि 13 करोड़ लोग हैं। अच्छा, एक और डेटा देखते हैं, बिहार में कितने इंडस्ट्रीज होंगे आप बताइए, मतलब जो फैक्ट्रीज होंगे कितने होंगे? आपका क्या अनुमान है, कितना होगा? हजारों में ही होगा। 3600 फैक्ट्री है 13 करोड़ लोगों मात्र पे। 13 करोड़ लोगों पे 3600 फैक्ट्री। उस 3600 छोटी बड़ी दोनों मिला के सब मिला के सब, मतलब मैं तो हर चीज को फैक्ट्री काउंट कर रहा हूँ वहां पे, तब भी 3600 है। और इन 3600 में मात्र 1 लाख के आसपास लोग काम कर रहे हैं। 13 करोड़ का पॉपुलेशन, 1 लाख लोग काम कर रहे हैं मात्र। और ये मतलब ये भी आप समझिए कि कोई बहुत बड़ी कंपनीज नहीं है ये, जो मैं 3600 की भी बता रहा हूँ, ये बहुत छोटे 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 फैक्ट्रीज हैं। आप छोटी छोटी फैक्ट्रियां भी नहीं बना पा रहे हैं। ये मतलब अपने आप मतलब ये उदाहरण है कि कैसे मतलब मैं जिस कॉन्टेक्स्ट में देखता हूँ ना, जैसे यूएस के लिए मैक्सिको है, तो वहाँ पे जो लेबर सप्लाई होता है, कनाडा के लिए पंजाब है, या और अब तो बहुत सारे हरियाणा से भी जो लोग जाने लगे हैं और वहाँ पे जाके लेबर का ही काम करते हैं। अब आप बिहार का एग्जांपल लीजिए, हर एक सिटी में कंस्ट्रक्शन वर्क हो चाहे कोई भी हो, फैक्ट्रीज में, हरियाणा पंजाब में एग्रीकल्चर लेबर, साउथ में चले जाइए वहाँ पे इंडस्ट्रियल लेबर, गुजरात में इंडस्ट्रियल लेबर, कंस्ट्रक्शन लेबर, हर एक सेक्टर में लेबर का काम करते हैं बिहारी। वहाँ पे गाली खाते हैं, ठीक है, वहाँ पे जो आत्मसम्मान का जो चीरहरण होता है वो अलग ही है। हर एक स्टेट में ऐसा नहीं है कि कहीं पे बहुत उनको वेलकम वो है, हर एक काम सारा वो करते हैं, लेकिन गाली भी खाते हैं। अगर ये ना होता, हमारे पास बिहार ना होता, तो जो डेमोग्राफिक्स का जो सिचुएशन होता भारत में, वो देखिए कितना दयनीय स्थिति में होता कि हमको मतलब भी पूरा बांग्लादेश से शायद लेबर इंपोर्ट करना पड़ता। बिल्कुल। और उसका डेमोग्राफिक्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता। ये बिल्कुल ये बात सही है। और ये तो बिहार मतलब बिहार का ये चल मतलब बिहार के लिए बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, बट देश के लिए ये है कि कम से कम हमारे पास लेबर के लिए जो अवेलेबल वर्कफोर्स है वो कम से कम अवेलेबल है विद इन द कंट्री। बिल्कुल बिल्कुल। और चीप लेबर फोर्स की तो मतलब अभी पूरे दुनिया को मतलब आवश्यकता है। और बट अनफॉर्चुनेट ये देखिए कि जहाँ पे जो चीप लेबर को वैल्यू किया जाता है इंडस्ट्रियल सेक्टर में, वो वहाँ पे वह फैक्ट्री कोई सेटअप नहीं कर रहा है नहीं, और ना कर सकता है। तो बिहार के बड़े से बड़े उद्योगपति हैं, किसी का भी मैंने बताया ना, बिहार में कोई भी सेटअप नहीं है, कुछ नहीं है। बड़ी से बड़ी फैक्ट्री वाले लोग बाहर रहते हैं, आते हैं गांव घूमते हैं, 500 करोड़ का दान दे देते हैं बीच बीच में, और मतलब अपना वाहवाही लूट लेते हैं, एक मंदिर बना देते हैं। और मतलब वो भी क्या करें बेचारे, मतलब ऐसा उनका भी दोष नहीं है इसमें, वो बाहर ही रहते हैं। तो ये तो एक कटु सत्य है। और इसमें मैं कहूँगा थोड़ा जो फ्यूल ऐड करता है, जाति व्यवस्था, थोड़ा तो फ्यूल ऐड करता है इसमें। जैसे मैं आपको अपने गांव का ही उदाहरण दूं कि दो तीन लड़के थे ऐसे ही, दिल्ली में ही रहते हैं। तो मैंने ऐसे ही पूछा कि क्या करते हो दिल्ली में, तुम करते क्या हो? तो वो कुछ तो ऐसा, वो उस समय कुछ रेलवे स्टेशन तिलक ब्रिज वगैरह का कुछ कंस्ट्रक्शन का कुछ चल रहा होगा, तो वो उसमें पत्थर वगैरह उठाते हैं। तो मैं कहा यार वो तो तुम यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ भी गंगा बालू है और बाकी चीज़ें हैं जो कर सकते हो। अब उनका क्या है कि वो फ्रीडम नहीं है गांव में उनको, दे ऑलवेज हैव टू बी अंडर इन द हायरार्की
तो वो जो हायरार्की है समाज की, अच्छा। उसमें उनको दब के रहना पड़ता है। बोले यहाँ मैं पैसे कमाऊंगा तो सही बात है, वो फुटपाथ पे रह रहा हूँ, झोपड़ी में रह रहा हूँ, गाँव में रहूँगा तो लेकिन आत्मसम्मान है। हाँ, लेकिन आत्मसम्मान है, मतलब वहाँ कम से कम मैं जो मन कर रहा है मैं कर रहा हूँ, अपने हिसाब से जी रहा हूँ। यहाँ तो मतलब तो वहाँ पे जो यहाँ तो कम से कम क्लास का हायरार्की झेलना पड़ता है। वहाँ और कास्ट के हायरा तो ऐसा मुझे समझ में आया कि अगर उनको चूज करना पड़े तो feudalism- क्लास हायरार्की चूज कर रहे हैं ऑन द कंपेयर टू क्लास प्लस कास्ट हायरार्की। क्लास प्लस कास्ट हायरार्की। तो कह रहे हैं दो चीज़ों में क्यों फंसूं मैं, बेटर है कि मैं कम से कम अपना कमाऊं अपना। और सही बात है, यहाँ दिल्ली जैसे शहर है, कोई रोकता टोकता है नहीं किसी को। लेकिन इसमें थोड़ी एक कॉम्प्लेक्सिटी है। जब कोविड आया था, वही सेम लोग जो बाहर भाग रहे थे, उनको ये अश्योरिटी बिल्कुल थी कि यहाँ गांव वापस आ जाएंगे ना तो कभी भूखे तो नहीं रहेंगे, क्योंकि उन सबका गांव का एक व्यवस्था है कि वो सब हर एक जो घर है, वो नाई हो, बढ़ई हो, जो भी XYZ, जो भी जिनकी जो भी अपनी विशेषताएं हो, जो भी काम कर रहे हो, वो सब लिंक्ड थे किसी ना किसी एक, लेट से किसी बड़े जमींदार के यहाँ लिंक्ड होंगे, किसी फलाने के यहाँ लिंक्ड होंगे, ठिकाने के यहाँ लिंक्ड होंगे। नाउ दैट पर्सन हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोरल एंड एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो और उसमें भी समाज उसको जज करेगा, अच्छा ये देखो इसके यहाँ काम करता था और इसने मतलब भूखे मार दिया उसको। तो उस पर एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि नहीं भाई मैं तो खाऊं ही, मतलब और बाकी मेरे साथ जितने लोग हैं सब भूखे ना रहें, खाएं। तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मतलब इतना सरल है नहीं, वो तो पूरा अलग विषय है कास्ट और क्लास का। तो वही सेम लड़का जो भागता है दिल्ली की ओर, लेकिन फिर भी देखिए कोविड खत्म होते ही फिर से भाग फिर आ गया बिल्कुल, क्योंकि वो दैट इज नॉट अनफ। क्योंकि आज़ादी तो प्रिय है ना, मतलब शायद मुझे आपको सबको है कि आज़ादी तो प्रिय है हम सब के लिए, कि वो तो चाहेंगे ही लोग। खाने की आपूर्ति के बाद का जो हायरार्की हो तो आज़ादी ही चाहेंगे ना लोग। तो अब क्या था, कोविड में तो उनकी लड़ाई बहुत न्यूनतम की आ गई थी, खाने की आपूर्ति पर ही दिक्कत था, समस्या था। तो वहाँ वो गाँव गए कि वहाँ तो मिल सकता है, ये चीज़ हो जाएगा, वहाँ उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, वहाँ उससे ज़्यादा के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा। हाँ, बट दैट इज़ अ रिस्क कि हो सकता है कहीं ऐसा शॉर्टेज आए, रिसेशन आए कि आप खाने के भी लालत हो जाए, आपको वापस जाना पड़ेगा। बट वो लेते हैं वो रिस्क, आई थिंक फ्रीडम उनके लिए है इम्पॉर्टेंट। तो बहुत सारा जो आप माइग्रेशन देखते हैं, इट इज़ नॉट मियरली माइग्रेशन इन अ ट्रू सेंस, कि ऐसा नहीं है। बिहार में भी बहुत कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो ऐसा बहुत स्किल्ड लेबर का मैं मानता हूँ कि अगर जैसे एग्जांपल मैं पढ़ाई किया हूँ तो मेरे लिए शायद वहाँ पे काम ना हो बिहार में, लेकिन जो बाकी जो लेबर हैं, ऑटो चालक हैं और ऐसे हैं, उनके लिए तो ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि एकदम ही परिस्थिति अब वैसी रही है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन तो कुछ एक इंडस्ट्री चल रही है बिहार में, तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चल रही है बहुत ज़्यादा। मतलब रियल एस्टेट्स के जो दाम हैं बिहार के, मतलब स्काई रॉकेट, मतलब आप विश्वास ही नहीं करोगे। आप नोएडा में फ्लैट खरीदना पसंद करोगे, पटना में नहीं करोगे, क्योंकि इतना महंगा है। लेकिन वो तो वैसे भी नहीं करेंगे। तो बिहार के साथ समस्या है कि वो जो माइग्रेशन हमें दिख रहा है, तो इट इज़ नॉट ओनली बिकॉज ऑफ, मैंने बोला कि इकोनॉमिक रीजन, इट ऑल्सो हैज़ एन अंडरलाइंग सोशल एस्पेक्ट। तो और वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एक्चुअली, मतलब चीज़ों को वो ड्राइव कर रहा है, स्पेशली हमारे जनरेशन में। मेरे उम्र के जितने लोग मैं देखता हूँ, क्यों रहेंगे वो किसी जमींदार और इसमें बंधे हुए कि वो उसको डिक्टेट कर रहा है कि ये करो वो करो, वो नहीं चाहते हैं। यहाँ पर उनको क्या है, मतलब 2 दिन छुट्टी भी ले लेंगे, काम कर रहे हैं यहाँ पे, 2 दिन छुट्टी ले लिया, परसों जाएंगे कहीं और मजदूरी कर लेंगे। वहाँ तो क्या है, आप एक छोटे समाज में रहते हो, गाँव में टाइड रहते हो आप उससे, आप मतलब झूठ बोल भी नहीं सकते कि आपको तबीयत, मतलब एक वही बात है, जो कॉन्डक्ट रहता है, जो आपका कॉन्ट्रैक्टर है, ठेकेदार है, वो जिस तरीके से आपको यहाँ पे बिहेव करता है, वो मतलब आपको सोशल इंसल्ट्स कम से कम वो नहीं मिलेंगी यहाँ पे, जो आपको उस, और यहाँ मिलेंगे भी ना, तो यहाँ उसकी फैमिली और बाकी लोग नहीं है देखने। तो एक समाज में जो उसका होता है ना कि मैं नज़र झुका के चलना पड़ता है कि अरे इसको तो ऐसा कर दिया गया। अच्छा हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो बाहर, जो जैसे हरियाणा या पंजाब से जो लोग जाते हैं वहाँ पे जाके मजदूरी करते हैं, वो काम यहाँ पे नहीं करेंगे, चाहे बेशक उनको ज़्यादा पैसे मिले, बिल्कुल, क्योंकि एक शर्म है, बिल्कुल शर्म कि यार ये काम मतलब गाड़ी चलाना है या साफ सफाई करना है, वो यहाँ पे नहीं करेंगे, बिल्कुल। और वो जब आते हैं गाँव लौटते हैं, तो अभी मैं मेरे गाँव में एक व्यक्ति है, आई थिंक कितना कमाता होगा, कम कमाता होगा काफ़ी, लेकिन वो फ्लाइट से लौटा है पटना, और पटना से फिर आया गांव, केवल अपने समाज में दिखाने के लिए कि देखो मैं वहाँ मतलब एक
बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहा हूँ, एकदम अपने हिसाब से चल रहा हूँ, उस तरह का। क्योंकि वो यहाँ आते हैं तो उस समाज के लिए वो रॉकस्टार आदमी है वहाँ कुछ समय के लिए। सब लोग पूछते हैं कि मुंबई कैसा है, अच्छा दिल्ली कैसा है ये। तो अब उसको क्या पता है कि वहाँ पे तो जाओगे तो तुम मतलब झोपड़ी में रह रहे हो, बहुत इंसल्ट वहाँ भी झेलना पड़ रहा है। लेकिन वहाँ सामाजिक प्रेशर नहीं है, उस इंसल्ट का देयर इज नो रेमिफिकेशन ऑफ दैट इंसल्ट। हो गया निकल लिए। तो वैसे पटना एयरपोर्ट बस स्टैंड जैसा ही है वहाँ से, मतलब ऐसे जैसे बस स्टैंड से निकलते हैं ना वैसे ही है। अभी खैर वो रीडेवलप हो रहा है। अभी वहाँ ज़मीन वमीन मतलब ऐसा था कि उसमें कुछ समस्या ये थी कि नीतीश कुमार जी चाहते थे कि नालंदा की तरफ, वो सब कुछ चाहते हैं नालंदा की तरफ हो जाए, उनका बस चले तो मतलब कैपिटल भी पटना से शिफ्ट करके नालंदा कर दिया जाए। और वो फिजिबल नहीं था कि नालंदा की तरफ एयरपोर्ट किया जाए, क्योंकि कोई भी पटना का व्यक्ति नहीं चाहेगा कि मैं दूसरे कहीं जाके फ़्लाइट पकड़ूं। उस पर बहुत तनातनी चली। अभी फाइनली उन्होंने गिव अप किया है शायद, और कुछ कुछ एक्सपैंड हो रहा है जैसा सुनने में आया है। अब देखते हैं कब तक होता है। हाँ लेकिन बहुत ख़राब है। इनफैक्ट बस स्टैंड एयरपोर्ट के आप तो बाहर की बात कर रहे हो, अंदर की जो तस्वीर है बहुत भयावह है। रनवे इतना छोटा है, आप उसके सेफ्टी मेजर्स अगर देखो तो वन ऑफ द मोस्ट, हर बार उसको फ्लैग किया जाता है कि सबसे ज़्यादा रिस्की और सबसे ज़्यादा मतलब सेफ्टी के हिसाब से सबसे जो इनसिक्योर एयरपोर्ट है वो पटना है। मुझे नहीं पता था, नहीं तो आप मैं जब ट्रेन से जाता। आप जब पटना लैंड करो तो पटना लैंड करो तो जनरली फ्लाइट जब लैंड करती है तो हल्का ब्रेक ऐसा लगता है और फिर वो फ्लाइट रनवे पे कुछ समय तक चलती है कि ताकि एटीज हो जाए वो धीरे धीरे धीरे। बट पटना में वो स्पेस नहीं है, तो ऐसे फ्लाइट लैंड करती है और ऐसे धक तो आप एकदम पकड़ के रहोगे, एकदम तुरंत रुकना है वो। अच्छा, तो नहीं तो वो केरला या कहाँ हुआ था वो एक फ्लाइट जो अपहिल पे बना था, वो नीचे उतर गया था वो तो खैर वैसे ज्योग्राफिकली चैलेंज है ना, यहाँ तो कुछ और ही चैलेंज है। नहीं, यहाँ भी ज्योग्राफिकली अब चैलेंज इन्होंने कर दिया है, क्योंकि आसपास इतनी चीजें बना दी हैं कि रेलवे स्टेशन भी पास कर रहा है, रेलवे पटरी भी पास कर रही है, लिटरली रेलवे पटरी पास कर रही है पटना एयरपोर्ट के बगल से। अब आप उसको कैसे पूरा चेंज करोगे? तो आपको या तो दूसरा टर्मिनल बनाना पड़ेगा पूरा का पूरा अलग, जो कि शायद वही कर रहे हैं अभी ये लोग, क्योंकि वहां तो अब पॉसिबल नहीं है एक्सटेंशन। एक तरफ आप देखोगे तो रेलवे का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, और रेलवे की इंफ्रास्ट्रक्चर तो हटा भी दें, रेलवे पटरी थोड़ी हटा दोगे, वो मेन लाइन है बेसिकली, वो तो नहीं हटा पाओगे आप इतना जल्दी। और दूसरी तरफ भी वो पूरा आई थिंक बसा हुआ है वो पूरा। हाँ दूसरी तरफ तो सॉरी सीएम हाउस और यही सब है, अच्छा, तो उसको भी नहीं हटा सकते आप। बीच में बनाया था तो अगेन मतलब एकदम प्रॉपर लैक ऑफ विजन कि कब होगा, कभी ज़रूरत ही नहीं होगी ऐसा लग रहा था। और ना एक और बात है, पटना में ना फ्लाइट अब मोदी जी ने चीप कर दिया है। पटना में फ्लाइट वॉज फॉर एलिट्स। कौन बैठता है फ्लाइट पे? मतलब जब हम भी बड़े हो रहे थे तो मेरे दूर दूर तक कल्पना में भी नहीं था कि फ्लाइट पे बैठा जा सकता है, मतलब। लेकिन वो तो मतलब दैट इज द स्टोरी फॉर मोस्ट ऑफ इंडिया। हाँ, बट उन्होंने एयरपोर्ट भी उसी तरह से बनाया था कि उतने ही लोग, मतलब 50 लोग आएंगे 50 लोग जाएंगे। अब क्या है कि फ्लडेड रहता है वो बहुत ज़्यादा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कम से कम ऐसा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल पे डेवलप होता गया ना, जैसे दिल्ली एयरपोर्ट देखते हैं और भी एयरपोर्ट दिल्ली से तो खैर कंपेयर ही नहीं कर सकते, बट और भी एयरपोर्ट्स हैं वो समय के साथ वो परिवर्तित किए अपने आप को कि नहीं भाई, लोग आर्थिक स्थिति ठीक हो रही है लोगों की, लोग ज़्यादा आ जा रहे हैं। बिहार में आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं हुई, ये भी एक बात था। वो एकदम वैसे कि वैसा, जैसा आपने स्टार्टिंग में बोला था ना, ऐसा लगता है कि जैसा बिहार था। तो मूवी वगैरह में जो सीन से शूट करते हैं ना एरा का, किसी किसी एरा का, तो आप बिहार के एयरपोर्ट को शूट कर लो और दिखा दो कि 1960 का सीन अगर आपको दिखाना हो तो बिहार का पटना का एयरपोर्ट देख लो। मतलब कलकत्ता में भी जाओ तो आपको कई जगह दिखता है कि जो बहुत ही पुअर जो प्लेसेस हैं, जैसे हावड़ा की तरफ जाओगे तो आपको दिखेगा कि आदमी मतलब रिक्शा को खींच रहा है आज भी, जो कि मतलब 80s-70s का मूवी सीन के हिसाब से वहां पे जाके शूट कर सकते हो और आप बता नहीं सकते कि क्या। तो ये भी कम से कम 2005-10 के बाद ये तो लगा था कि बिहार बंगाल से आगे निकल जाएगा, क्योंकि बंगाल में भी तो कम्युनिस्ट राज था, उन्होंने भी इम्पोवरिश कर ही दिया है पूरे स्टेट को। तो एक ये उम्मीद थी कि कम से कम बंगाल से आगे निकल जाएगा बिहार, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। आर्थिक स्थिति और ये जो सामाजिक स्थिति है इस पर तो बहुत बात हो गई, बट इसको सुधारने की जिम्मेदारी किसकी थी? तो ज़्यादातर ऐसा लगता है कि हाँ, मतलब जो समाज, जो राजनीतिक वर्ग है, पॉलिटिकल, जो ब्यूरोक्रेट्स और द पॉलिटिकल एलिट्स जो रूल कर रहे हैं। और 2010 में तो वो मैंडेट भी मिला था। तो थोड़ा सा मुझे लगता है इसके, अगर बिहार के पॉलिटिकल इकोनॉमी को समझें, अब
पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स को फंड होने के लिए कुछ तो चाहिए, मतलब पॉलिटिक्स तो चलेगा ना, 24 घंटे चलेगा, सब बड़ी बड़ी। तो बिहार में अगर आप ब्यूरोक्रेट हो, बड़े जज हो, या फिर पॉलिटिशियन हो, यही तीन के पास पैसा है, चौथा कोई नहीं आपको दिखेगा। चौथा जो दिखेगा, जो पैसा है जिसके पास, वो पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स द्वारा संरक्षित आदमी है। वो क्या है? वो बालू माफिया है। अच्छा, बालू माफिया बहुत बड़ा वर्ग है बिहार में। पूरे गंगा के तट को काट के रखा हुआ है एकदम। मतलब आप समझो कि जो समाज, ये भी विडम्बना है ये, कि जो समाज गंगा मैया, और मतलब आज भी, मतलब आप सुबह सुबह जाओगे 4 बजे से ही लोग गंगा जी में डुबकी लगाना, और एक मतलब आस्था के साथ, आस्था का केंद्र है। और मैं खुद जैसे गांव में रहा हूँ, गंगा बगल से गुजरती है, तो सुबह सुबह से एकदम माई गंगे, आप पूछ रहे थे कि क्या बोलते हैं, किस तरह से अभिवादन करते हैं लोग, तो मेरे गांव में अगर आप आओगे तो मेरे गांव में माई गंगे बोलते हैं, कि जय माई गंगे, तो सामने वाला भी बोलेगा माई गंगे, माई गंगे, कि और वो सुबह 3 बजे से वो सिलसिला शुरू हो जाता है। उस गंगा की क्या स्थिति है अभी, आपको हर जगह दिखेगा कि सडन, मतलब पूरा जो होता है ना, कि वो उसका जो तट है, और जो उसका जो ग्राउंड है गंगा का, उसको खुदाई कर करके उस पे वो अचानक से वो इतना गहरा किया हुआ है, और वो सही नहीं है। मतलब एक्चुअली इवन फ्रॉम इकोलॉजिकल टर्म्स वो सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो मैंडेटेड है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इल्लीगल है, सबको पता है। सबसे बड़ी बात, आप एसपी से लेके डीएसपी से लेके एसपी से लेके आईजी से लेके आप डीजीपी तक को फोन लगा लो, कोई कुछ नहीं करेगा। मेरे गांव में होता है। वो करते क्या है, लोकल, अब पॉलिटिक्स को फंड चाहिए, फंड आएगा कहाँ से? तो ये बालू माफिया बालू बेचते हैं इलीगल तरीके से, और उसमें उससे पॉलिटिक्स फंड होती है वहाँ की। अभी नया माफिया शुरू हुआ है, दारू माफिया। ये नीतीश कुमार जी द्वारा रचित है, बढ़िया, मतलब अच्छा संरक्षण में चल रहा है। जैसे बिहार में फेमस है कि दारू कहाँ मिलेगी, तो दारू पुलिस स्टेशन में मिलेगी। अच्छा। तो मतलब ऐसा है एकदम कि पुलिस स्टेशन वैसा अड्डा बन गया है। और क्योंकि जब तो वही करते होंगे वहीं से मिलेगी। और पुलिस भी क्या करें, आप समझो कि क्या स्टेट की इतनी कैपेसिटी है कि हर गांव, हर जगह जाके वो दारू जब्त करती रहे, दारू चेक करती रहे। मतलब इतनी बेहूदगी है। आप समझो कि बक्सर, आप जब क्रॉस करोगे बिहार का बॉर्डर, तो वहाँ ना बहुत, जब आप यूपी एंटर कर रहे हो तो एकदम सरसराती हुई गाड़ियों से आप एंटर करोगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से आप अंदर घुसोगे, बिहार की तरफ उतरोगे, आप जब बिहार घुस रहे होगे तो बहुत लंबा लाइन लगा होगा। किस चीज़ का लाइन है? शराब की चेकिंग हो रही है। और क्या बेवकूफ़ी है, मतलब लिटरली वेस्टिंग। मतलब एक तो आपके पास रिसोर्स नहीं है, सबसे बड़ी बात। जो 10, 15, 20 जितने भी पुलिस ऑफिसर हैं पर 1000 पर्सन, उसको आप इस काम में लगाए हुए हो। मतलब केवल कुछ वोट लेने के लिए, कुछ साधने के लिए, और जहरीले शराब से रोज मर रहे हैं लोग। अगर मैं इंस्टेंसेस कोट करने लगूं अभी फ़ोन से निकाल के अपने, इतने लोग मरे हैं, कोई जवाबदेही नहीं है। क्यों? क्योंकि उससे पॉलिटिक्स फंड हो रहा है। बोथ बालू माफिया और भू माफिया और दारू माफिया, इससे फंड हो रहा है पॉलिटिक्स पूरा का पूरा। और कोई सोर्स ऑफ रेवेन्यू है ही नहीं। और ये एक ऐसा है दोनों चीज़ों में, चाहे आपका माइनिंग है, चाहे आपका लिकर है, दोनों के माध्यम से हजारों करोड़ रुपया प्रति वर्ष सरकार के खाते में जा सकता है, जिससे विकास हो सकता है। लेकिन क्योंकि ये पार्टी के फंड में या पर्सनल बैंक अकाउंट्स में उस तरीके से जा रहा है। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो अपने को समझनी चाहिए। बिहार की जो पार्टियां हैं, जो ये कहते हैं ना कि अंबानी, अदानी और ये सब फंड कर रहे हैं, तो मैं फिर भी एक बात को मान लूँ कि बड़े उद्योगपति हैं और बड़े स्तर पे कुछ फंडिंग चल रही होगी, पता नहीं, मतलब अपने को नहीं पता, लेकिन हाँ चल रही होगी, नहीं चल रही होगी, इसका अपने को ज्ञात नहीं है। यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ तुम्हें फंड कौन कर रहा है? तो द मैनर इन विच दे टॉक अबाउट अदानी, अंबानी इज बिकॉज कि वहाँ तो है नहीं ये सब। इनको तो फंड कर नहीं रहा है। कौन कर रहा है इनको फंड? इनको फंड लोकल क्रिमिनल कर रहे हैं। अच्छा, इसीलिए अब आप कंपैरिजन कर लो, तुलना कर लो कि अब नेशनल पार्टीज को फंड करती है बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, टाटा हो गए, सब लोग अपना करते हैं और वो सही है, चलो उसमें मैं उसको गलत भी नहीं मानता, करते हैं।
इट इज़ मच 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 बेटर देन वॉट आई फेस इन माई विलेज और टाउन। लोकल क्रिमिनल्स हैं वो, जो भू माफिया है वो भू माफिया नहीं है, वो क्रिमिनल है एक्चुअली। क्यों? क्योंकि उसको दबदबा चाहिए ना, वहाँ कोई बोले ना समाज का आदमी उसको, उसके डर से। तो और नेता आते हैं, उन्हीं के साथ भोजन करते हैं, उन्हीं के साथ बैठते हैं, उन्हीं के घर पे बैठते हैं बढ़िया, और जाते हैं। अब उसके कारण जो लोकल जो ब्यूरोक्रेसी होती है, लोकल जो सिस्टम्स होते हैं, वो पूरे कॉम्प्रोमाइज हैं। उनको मैसेज तो चला ही जाएगा ना कि अगर सीएम जाके बैठ रहा है उनके साथ तो वो पूरा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज है, आप समझो। लोकल लेवल पे, जिला लेवल पे, जिला से भी नीचे बीडीओ लेवल पे सिस्टम कॉम्प्रोमाइज है। बेचारे जो छोटे छोटे, वो तो मोदी जी का भला हो जो ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र, वो डायरेक्ट ट्रांसफ़र वगैरह कर दिया। तो ये लोग तो कुछ ना लेने दें उनको, मतलब ये लोग चावल से शराब बना के बेच दें, ये तो ऐसे आदमी है। तो ये लोग, तो ये अपहरण जो मूवी थी उस टाइप का ही चलता है क्या सीन? पहले तो वो थोड़ा 2005 तक ज़्यादा रेलेवेंट था वो, कि अपहरण मतलब बहुतों का हुआ है, डॉक्टर्स के तो बच्चों का बहुत अपहरण हुआ है। और मतलब क्योंकि वही कमाने वाले थे, कमाने वाले वही थे, और उनसे पैसे लेके पॉलिटिक्स को अपने फंड करते थे। आपको मैं बताता हूँ कि 2015 तक मुझे याद है, राजद को पोस्टर लगाने के पैसे नहीं थे आरजेडी के पास। आपको पटना में राजद का पोस्टर नहीं दिखता, इसलिए नहीं कि मतलब सरकार में नहीं थे, पैसे ही नहीं थे, छोटा छोटा दिखता बेचारों का। आज देखिए तो ये पैसा अचानक कहाँ से आ गया। मतलब ये भी तो एक सोचने वाला विषय है कि अचानक सरकार बनते पैसा कैसे आ जाता है। सरकार के पास आए समझ में आता है, पार्टी के पास कैसे आ सकता है। तो हर जगह पोस्टर है और ये लगे हुए बड़े बड़े बैनर्स। चलो मान लिया बीजेपी का, तो फिर भी मान लिया बोल रहे हो तुम कि फलाना इंडस्ट्री फंड कर दिया, तुम्हें कौन कर रहा है ये बता दो। मतलब ओपनली बताओ कि तुम्हें कौन कर रहा है फंड। तो वो लोकल क्रिमिनल्स हैं, जनता के खून पसीने की कमाई, और वो लिटरल वसूली चलती है। मेरे मामा जी खुद के घर का उदाहरण दे रहा हूँ। कुछ तो ऐसा था मेरे नानी घर में, मेरे दूर के चचेरे मामा जी हैं, उनके जो भोज होता है ना हमारे यहाँ कुछ ऐसा, तो उसमें वो हमारे तरफ मिठाई बहुत फेमस है। अगर आप देखिएगा बड़हिया का मिठाई बहुत, रसगुल्ला बहुत फेमस है, सस्ता भी मिलता है थोड़ा। उधर दूध का उत्पादन ज़्यादा है और थोड़ा लोग हैं, मतलब वो खाते हैं दूध वगैरह की चीज़ें ज़्यादा बनाते हैं। अब उन्होंने किया क्या कि उन्होंने बोला कि अच्छा आपके यहाँ बहुत अच्छा रसगुल्ला होता है, आप भिजवा दो। तो पिताजी ने एक दुकान वाले को बोल दिया, उसने बढ़िया पैक वैक करके। अच्छा, पर जो कंटेनर जब स्टेशन पे पहुंचा वो लेके, तो पर कंटेनर लिया गया वसूली, कि पर कंटेनर आपको 50 रुपया या 100 रुपया देना है, यहाँ से मिठाई जाएगा। तो ये चल रहा है, कोई कुछ नहीं कर सकता इसमें। और वहाँ के समाज के लोगों ने भी इसको अंगीकार कर लिया है कि यही चलेगा यार, कुछ कर नहीं सकते। तो वो 5 साल का जो बहुत सुनहरा ऐसा दिखा था कि अब तो धीरे धीरे ये सब भी बदलेगा, वो सब खत्म हो गया। अभी भी अब ये सब कुछ चल रहा है अच्छे से। यही तो इंडस्ट्रीज ना आने का एक और जो दुष्परिणाम है वो ये है कि आप लोकल बहुत छोटे छोटे लफंगों को, गुंडों को मौका दे देते हो पनपने का, जो समाज के लिए ज़्यादा हानिकारक है बाकियों से कंपैरिजन। मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि आइडियल सिस्टम वही है, मतलब उसमें तो वो खैर बहुत बड़ा डिबेट है कि क्या है, लेकिन कम से कम ये तो बिल्कुल मैं मान रहा हूँ ये आइडियल से बहुत पीछे है। कि जहाँ क्रिमिनल्स रूल कर रहे हैं हर एक जिले में, आपके हर एक बड़े बड़े नेताओं को एक ना दो क्रिमिनल की बैकिंग है। और इसमें ये देखिए ना कि कहाँ से, अगर 80s 90s में भी करें तो हमको जो ये बात बोली जाती है ना कि 1947 से ही खराब सिचुएशन है, वैसा नहीं है। अगर आप 80s 90s और आज का कंपैरिजन करो तो भी बहुत बड़ा डाउनफॉल हुआ है। स्पेशली एजुकेशन की सेक्टर की बात करें तो इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती है। एजुकेशन तो अरिहंत भाई ऐसी चीज़ है, अच्छा आपके पास कुछ चीज़ ना हो और आप ना बना पाओ तो समझ में आता है यार कि चलो कि एक घर है, परिवार है, उसके पास 10 बीघा ज़मीन है या 10 एकड़ ज़मीन है, वो 12 एकड़ ना बना पाए अपने जीवन काल में, तो उसको एज सच कोई फेलियर नहीं कहेंगे चलो यार कुछ ऐड नहीं हुआ। लेकिन जो 10 एकड़ है वो भी बेच दो और फिर भिखमंगे बन जाओ, उसको तो जरूर, उस पर तो मतलब कुछ तो बोलना पड़ेगा। तो अपराध वाली बात है। तो ये सामाजिक और राजनीतिक अपराध किया है बिहार के जनता के साथ वहाँ के सारे नेताओं ने। आप लिस्ट गिनाते जाओ, आपको मैं उदाहरण देता हूँ पटना यूनिवर्सिटी का।
पटना यूनिवर्सिटी में टीचर टू स्टूडेंट रेशियो शायद अभी मैं देख रहा था 3000:2 है या 1 है, कुछ ऐसा टाइप। ये क्या मतलब, कहाँ का मतलब, ये कौन पढ़ा लेगा इतने लोगों को एक साथ। पटना यूनिवर्सिटी के थोड़े से इतिहास पे आते हैं। आप देश भर के बड़े से बड़े आलम को आप देख लोगे, आरबीआई के चेयरमैन से लेकर के बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स से लेकर के बड़े बड़े नेता, सुशील मोदी, नीतीश कुमार, लालू यादव, आप नाम लेते जाओ, रविशंकर प्रसाद, पहले जो हमारे मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिन्हा, सब A to Z पटना यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट थे, सब के सब। वहाँ पे उस यूनिवर्सिटी को मार देने का काम मतलब एकदम सिलसिलेवार ढंग से, और एकदम एक ही चीज़ बिहार में बहुत इंस्टीट्यूशनलाइज्ड वे में की गई है, वो ये काम की गई है कि शैक्षिक जो इतनी भी व्यवस्थाएं हैं, शिक्षण व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दो एकदम। और मैं तो देख रहा था कि वहाँ पे किस तरीके के लोग पढ़ाते थे। HC वर्मा सर, आई थिंक जो भी इंजीनियरिंग करेगा वो तैयारी करेगा 11वीं में, HC वर्मा सर के फिजिक्स के किताब के बिना वो पढ़ाई पूरी नहीं होती है। वो व्यक्ति वहाँ पढ़ाते थे और कहा जाता है कि उनको देखने के लिए क्लास के बाहर लोग खड़े रहते थे कि ये कैसे पढ़ाते हैं, इतना मज़ेदार होता था उनका क्लास। RS शर्मा, जिनकी बुक्स मतलब अभी भी मतलब रिकमेंडेड रहती है एंशिएंट इंडिया के लिए, ठीक है, किसी भी विचारधारा के हों, लेकिन एक गणमान्य लोग सब पढ़ा रहे हैं वहाँ पे। इवन द कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत बड़े नेता सब, भाजपा, राजद, जदयू, कम्युनिस्ट पार्टी, इन सब के बड़े से बड़े नेता, फाउंडर से लेके सब लोग पटना यूनिवर्सिटी से पढ़े। उस यूनिवर्सिटी को आज क्या स्थिति है उस यूनिवर्सिटी की, ऐसा लगता है कि ऐसा आप नहीं, कुछ बिल्डिंग्स को देख के लगता है कि अब ये मुरझा चुका है, सदियों पहले की कहानी होगी जब यहाँ पे क्लासेस चला करती होगी, ऐसा लगता है। जंगल हो रखा है, मतलब यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ मेंटेन नहीं है, मोहनजोदारो के खंडरों जैसा। हाँ, अरे वो तो फिर भी मेंटेन्ड है। इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं है कोई इसमें। और सबसे बड़ी बात है कि बिहारियों के साथ ना एक जो मैंने देखा है कि जो एक बर्बादी का एक और जड़ है। जब भी आप कुछ पूछोगे, पटना यूनिवर्सिटी की बात करोगे ना आप बिहारियों से या बिहार के एक्चुअली नेतागण से और ऐसे सबसे, वो ना इतिहास बताएंगे कि अरे यहाँ से ये पढ़ा करते थे, यहाँ से ये पढ़ते थे, यहाँ से। आज की बात कोई नहीं करेगा, वर्तमान से उनको नहीं मतलब है। आप बोलो ना उसको, कर्ण की कहानी सुनाएगा आपको 4 घंटे बिठा के। आप बोलो माता सीता का जन्मस्थली और उसकी कहानी सुनाएगा, जनक का सुनाएगा, राजा जनक का कहानी सुनाएगा, सब कुछ सुनाएगा वो। जयप्रकाश नारायण का सुनाएगा। अभी मैं कुछ समय पहले राजाओं महाराजाओं का पूरा की पाटलिपुत्र, अरे अशोका तो हमारे अशोक मतलब सम्राट अशोक हमारे इतने, और मतलब आते आते आज़ादी के बाद भी जयप्रकाश नारायण तक तो और था भी, मतलब उस समय ऐसा नहीं कहूँगा कि वो नहीं था, वो गलत नहीं है कहानियाँ, वो कहानियाँ अपने हिसाब से सही हैं। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री पद से हटी थी इमरजेंसी के बाद, तो वो वहाँ जब आई थिंक मुझे याद नहीं बेल्ची का ही कांड हुआ था, वो नालंदा के पास कुछ दलितों को जला दिया गया था। वो वहाँ से लौटी थी तो जयप्रकाश जी के पास गई थी मिलने के लिए। तो एक पावर, वो उससे भी एक कुछ तो था बिहार के पास, एक झलकता था कि नहीं यार कुछ सेंटर है, वहाँ लोग जा रहे हैं, बड़े से बड़े लोग नतमस्तक करने जा रहे हों, सलाम ठोकने जा रहे हों, जा रहे हैं। जैसे आज बोला जाता है ना कि कुछ लोग जैसे कांग्रेस के सारे लोग 10 जनपद जाते हैं सलाम ठोकने, नागपुर जाते हैं कुछ लोग, नागपुर से आते हैं कुछ लोग। वो मतलब उसमें सच्चाई कितनी होती है उससे मतलब नहीं होता है, बट उस जगह का उससे एक उस जगह का औधा पता चलता है कि नहीं यार उस जगह में है कुछ। अंबेडकर साहब नागपुर के थे, तो एक जगह का पता चलता है कि यार उसकी वैल्यू है कुछ, और प्रेजेंट में भी वो वैल्यू कंटिन्यू हो रही है। वो बिहार उस तरह से जीता था। बिहार के जितने लोग हैं सब लोग बताते हैं कि बिहार की जो राजनीतिक एक्चुअली में जो चिंतन था, आप देखो कि ठीक है हम बहुत तरह की बातें कर लें, ओबीसी पॉलिटिक्स कर लें, अगर मैं तो कुछ लोग इसको बहुत नेगेटिव वे में देखेंगे, मैं इसको बहुत सकारात्मक वे में देखता हूँ कि एक्चुअली बिहार वन ऑफ द फ्यू स्टेट था जहाँ सबसे पहला ओबीसी सीएम बना था। बाकी जगह तो बाद में बात शुरू हुई, वहाँ पहले ही हो गई। इन टर्म्स ऑफ राजनीतिक एसिमिलेशन और चिंतन वाकई में आ गया था
वो स्टेबिलिटी नहीं रहा उस कारण से, उसका फॉल आउट ये हुआ, बिल्कुल हुआ। लेकिन उसको पूरा नेगेटिव ही देखें कि एकदम मतलब ख़त्म हो गया, बर्बाद हो गया, ऐसा नहीं है। उसमें मतलब मुझे ऐसा लगता है दैट वाज लाइक अ थिंग दैट वुड हैपन, उस समय हो बाद में हो। हाँ, समय पर डिसाइड कर सकते हैं कि 90 में हो कि 95 में हो। तो ये पूरा का पूरा जो इंस्टीट्यूशन था, इसको हटाया गया। अच्छा, और लालू यादव जी में एक खासियत थी उनके राज्य में, उनके पहले के ओबीसी सीएम्स जितने थे, उनका आप देखोगे तो उनको कहते हैं लोग कि वो ना ढल गए थे व्यवस्थाओं के साथ, कि अच्छा पटना यूनिवर्सिटी ऐसे चल रहा है तो चलने देते हैं, अच्छा व्यवस्था है। वो सीएम बने थे, जैसे कर्पूरी ठाकुर जी, वो सीएम बने हैं ओबीसी और ऐसे जाति से आगे, लेकिन वो आ करके क्या कर रहे हैं वहाँ पे, तो सिस्टम्स वो वैसे ही चला रहे हैं, क्योंकि उनको उन इंस्टीट्यूशंस की अच्छाई धीरे धीरे पता चलने लगी कि नहीं यार ये जरूरी है रहना। लालू यादव जी ने ये देखा कि अगर उनको लंबे समय तक टिके रहना है, एंड इफ ही हैज टू बी एट द पिनेकल ऑफ दिस बैकवर्ड पॉलिटिक्स, he has to actually be seen as the one who destroys each and every organization. क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन जो है, ऐसा माना जाता था कि अपर कास्ट का डेन है वो पूरा। अच्छा, ऐसा मानते थे लोग कि वो, मतलब ये ऐसा परसेप्शन था। और पढ़ने में जनसंख्या वाइज देखे तो सही भी बात होगी कि मतलब ज़्यादातर लोग जो पढ़ रहे हों अपर कास्ट हों, पढ़ा रहे हों वो अपर कास्ट हों। वो आज भी डिबेट चलता है अभी भी। लेकिन इसका ये तो अर्थ नहीं है कि आप उसको ख़त्म ही कर दो, क्योंकि वहीं पे ये व्यवस्था करनी चाहिए थी कि अपने भी लोग, उनके हर जाति के लोग वहाँ पढ़ पाएँ। लेकिन उनको पैरेलल कोई व्यवस्था, अल्टरनेट व्यवस्था उनके दिमाग में नहीं थी। तो वोट लेना है लगातार, अपने आप को स्टार की तरफ प्रस्तुत करना है, तो उन्होंने बाकियों से अलग रूट लिया। उन्होंने एक्टिवली दिखाया कि मैं डिस्ट्रॉय करूँगा, और उससे उन्होंने बैकवर्ड कास्ट का मोबिलाइजेशन किया कि देखो ये सब जो इंस्टीट्यूशन जहाँ पे ये लोग राज कर रहे थे आराम से बैठ कर, इस सब को मैंने बर्बाद किया, इन लोगों को मतलब दिखा दिया इन लोगों की हैसियत, ऐसा टाइप्स। बहुत फेमस ऐसा आता है कि एक बड़े अधिकारी थे, वो हाथ में खाना लिए हुए हैं, प्रसाद या कुछ ऐसे लिए हुए, और लालू यादव ऐसे बैठ खा रहा है ऐसे बस, और वो जूठा वो हाथ में लिए हुआ, लालू यादव बार बार ऐसे ले रहे हैं, खा रहे हैं, रख रहे हैं, खा रहे हैं, रख रहे हैं। दैट वाज एक्चुअली सिंबॉलिक जेस्चर की लुक, अभी मैं कहाँ पे हूँ, किस जाति से आके मैं कहाँ पे हूँ और तुम कहाँ पे हो। तो वो एक्टिवली इस बात को करते थे। मतलब आज मोदी जी के विषय में बोला जाता है सिंबोलिज्म, ऑप्टिक्स, ये सब। मतलब लालू यादव मतलब इन चीज़ों के मतलब बिफोर द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया। हाँ, बट मोदी सिंबलिज्म इज मोर टू अपीज मोर पीपल टू हिज विदाउट एलिनेटिंग। बिल्कुल बिल्कुल, उनका तो पूरा अलग है, कंपेयर नहीं, मतलब इन टर्म्स ऑफ जस्ट ऑप्टिक्स की मैं बात कर रहा हूँ कि वो कैसे यूज करते थे उसको, क्योंकि उनको एक सर्टन मैसेज देना होता था समाज को। उन्होंने एक्टिवली डिस्ट्रॉय किया। एक प्रोफेसर HC वर्मा सर IIT कानपुर भाग गए, मतलब भाग गए, गलत भागना गलत शब्द होगा, बट कोई ऑप्शन नहीं था उनके पास। मतलब एक एकेडमिक को जब तक फ्रीडम नहीं मिलेगा काम करने का, ये क्या कैसे काम करेंगे वो वहाँ काम किए। आज रिटायर हुए, बहुत गुणगान हुआ। आज सोचिए, कल्पना कीजिए कि वो पटना यूनिवर्सिटी से रिटायर होते, मुख्यमंत्री जाते मिलते। एक मतलब समाज में भी एक बौद्धिक जो तत्व है उसको जगाने का एक काम कहीं ना कहीं समाज के भी हर वर्ग का है और राजनेताओं का भी है। बिहार में एक्टिवली ये किया गया अगेन लालू यादव जी के समय के बाद कि इस बौद्धिक जो तत्व है उसको मार दो, ज़्यादा सवाल जवाब ना हो। अच्छा, जो हम लोग ये डिस्कशन कर रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं कि बिहार की जो प्रति व्यक्ति आय है इतनी है, ये बिहार में डिस्कशन नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी बात, हम लोग भी दिल्ली बैठ के, नोएडा बैठ के कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ हो नहीं सकता, वहाँ के बौद्धिक तत्व को मार दिया गया है। सुनना ना सुनते हैं लोग, ना समझते हैं इन विषयों के। अरे क्या प्रति व्यक्ति आय, क्या मतलब नहीं समझते हैं, और ये बहुत दुखद है। और बिहार का जो तबका इस बात को समझता है, उसका फिर मैं जाऊंगा वहाँ बेस पे पटवा टोली वाला उदाहरण, कि वो निकल चुका है, वो US में सेटल्ड है, दिल्ली में सेटल्ड है, बॉम्बे में सेटल्ड है, और वो बढ़िया कर रहा है लाइफ में। सबसे बबड़ी बात ऐसा नहीं है कि वो खराब, वो बढ़िया जी रहा है जीवन। मतलब ऐसा तो कोई स्पेस है ही नहीं ना, चाहे आप बॉलीवुड ले लो, चाहे आप कोई भी क्रिएटिव इंडस्ट्री ले लो, चाहे आप लिबरल आर्ट्स ले लो, चाहे आप साइंस ले लो, चाहे आप टेक्नोलॉजी ले लो, चाहे आप ब्यूरोक्रेसी ले लो, चाहे आप पॉलिटिक्स ले लो। मतलब ऐसा तो कुछ है ही नहीं, कोई फील्ड बचा ही नहीं है जिसमें, और मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एलीट में, आप लेबर क्लास ले लो, हर एक जगह पे ही, तो वो हर एक फील्ड में ही, हर एक देश के कोने में और विदेश में भी आपको तो बिहारी जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आपको गार्ड, आप ऐसे ही मैं बोलता हूँ कि किसी मीटिंग में आप जाओगे
तो एक दिन मैं नेहरू सेंटर गया था किसी मीटिंग के लिए, तो गेट पे जो गार्ड थे वो बिहारी थे, और जिनसे मेरी मीटिंग थी वो आई थिंक नेहरू सेंटर के कुछ तो हैं वो, मतलब मैं अभी ध्यान नहीं एग्जैक्टली क्या पोजीशन होंगे, बट सीनियर पोजीशन पे वो भी बिहारी थे। तो वो जो पूरी हायरार्की है ऊपर से नीचे तक, वहाँ पे बिहारी बैठे हुए हैं। तो इसीलिए मैंने इतने देर के जो भी हमारी अभी तक की भी जो चर्चा हुई, उसमें मैंने समाज को ऐसा नहीं बोला। समाज तो अपना बेचारा अपने हिसाब से अपना रास्ता निकाल रही है, मजबूरी है, क्या करें, कि जीना तो है, मर तो जाएंगे नहीं। 13 करोड़ लोग ये तो नहीं कहेंगे चलो यार ख़त्म कर लेते हैं अपने जीवन को, ऐसा तो होगा नहीं। वो अपने अपने तरह से और अच्छा ही कुछ कर रही है, सबसे बड़ी बात। मतलब एज अ समाज अगर आप देखो तो उस सारा जो है अपटिक ही हो रहा है, नीचे कम जा रहे हैं। बस दिक्कत ये है कि बिहार में नहीं हो रहा है। तो बिहार में ना होने के कारण क्या होता है कि उसका जो बौद्धिक जो ऐसे वर्ग होते हैं या चिंतनशील जो लोग होते हैं, उनका जो फायदा होता है बिहार को, वो नहीं मिल पा रहा है बिहार के समाज को। बिहार के राजनीतिक जीवन को चैलेंज करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। जो नैरेटिव सेट है वही है कि तो आज इतनी चीजें हुई, कास्ट सेंसस हुआ, सब कुछ हुआ, किसी ने एक मूलभूत सवाल पे कहीं वहां चर्चा नहीं हुई कि कास्ट सेंसस, जो मैंने अभी अपने बात भी की कि 1880 से हो रहा था, कास्ट वाइज मोबिलाइजेशन भी हो रहा था उसी कारण से। बार बार ये सबको लग रहा था कास्ट के आधार पे ही सब कुछ जब होना है तो हर एक कास्ट अपना ग्रुप बना ली, मोबिलाइज करने लगी खुद को। इन विषयों पे कोई चर्चा नहीं, ना आपको विधानसभा में इसकी चर्चा मिलेगी, सबसे बड़ी बात, ना आपको वहाँ के बौद्धिक वर्ग में ये चर्चा मिलेगी। हम इस पे आते हैं कि एक सवाल जो नेचुरल है कि भाजपा के बारे में, कि वो बोलते हैं हम विकास की राजनीति करते हैं, और वो 2015 चाहे आप ले लीजिए, एक वाटरशेड मूवमेंट था वो, कि वहाँ पे उन्होंने कोशिश की और वो हार गए। लेकिन वो ये कहना गलत होगा कि विकास की राजनीति बिहार में हार गई, क्योंकि एक चेहरा नहीं था। वो एक बहुत बड़ा कारण होता है जब भी आप स्टेट लेवल इलेक्शंस में होते हो। उनके पास, विपक्ष के पास एक चेहरा है, नीतीश कुमार, जिसकी 2015 में क्रेडिबिलिटी आज के कंपैरिजन में काफ़ी ऊपर थी। उसके बाद एक सोशल कॉम्बिनेशन भी था, जेडीयू प्लस राजद का, तो वो मतलब अनबीटेबल है सोशल कोलिशन। तो उसको अगर आप देखो, भाजपा का एक चैलेंज है, 3-4 ऐसी स्टेट्स हैं जिन पे भाजपा मतलब नहीं बढ़ पाती है। पंजाब ले लो, हाँ क्रैक नहीं कर पा रही है। चाहे पंजाब ले लो, चाहे बिहार ले लो, चाहे तमिलनाडु ले लो, आंध्र और तेलंगाना कुछ हद तक भी उसमें आते हैं। तो ये उड़ीसा भी है, उड़ीसा के खैर अलग कारण है, लेकिन मतलब जनरल 3 जो आइडियोलॉजिकली जो बोला जाता है, पंजाब, तमिलनाडु और बिहार। तो बिहार में भाजपा और टू एन एक्सटेंट संघ का क्या फेलियर है, क्यों वो मतलब उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं इन पॉलिटिकल सक्सेस, उसका क्या कारण है? क्या कास्ट, क्योंकि कास्ट तो इक्वेशंस और भी बहुत जगह हैं जहाँ पे टफ सिचुएशंस में भी भाजपा ने कंक्वेयर किया है। तो ऐसा नहीं है कि भाजपा कास्ट यूज नहीं कर रही है, लेकिन क्या कारण है कि भाजपा वहाँ पे सफल नहीं हो पा रही है? थोड़ा तो अपन अगर डेटा देखें तो बीजेपी इवन 2015 में ही आई थिंक उनका हाईएस्ट वन ऑफ द वोट शेयर आया था, 23% बीजेपी में वहाँ बिहार में। 19% था पिछली बार। तो ऑल्दो जो सीट्स वो लड़े थे केवल उतने का देखा जाए तो उसमें 42-43% उनका वोट शेयर था। लेकिन ये भी बात एक हकीकत है कि उसके बियॉन्ड उनका वोट शेयर है नहीं। मतलब उसके अतिरिक्त बाकी सीटों पे उतना ज़्यादा उनका है नहीं वोट। दूसरा क्या है, बिहार में जो बीजेपी के साथ समस्या है कि वो नेचुरली उसके जो नेचुरल वोट बेस माने जाते हैं, सो कॉल्ड अपर कास्ट और बनिया और जो भी कुछ कुछ जातियाँ जो सब हम लोग जानते हैं, उनका पॉपुलेशन 10-12% है, उससे ज़्यादा है नहीं। और बिहार का मैं एक आपको डेटा कोट करूँगा, जैसे जब तो बिहार में जैसे ओबीसी राजनीति जो हम बात कर रहे थे कैसे उफान ली है 1967 से 1995 तक। तो 1967 में 42% ऑलमोस्ट अपर कास्ट एमएलएस थे बिहार में और 25% ओबीसी एमएलए। 1995 में क्या हो गया ये डेटा, 50% ओबीसी एमएलए और 17% जनरल मतलब अपर कास्ट एमएलए। तो ये
ऑलमोस्ट पॉपुलेशन के हिसाब से वो चीज़ें बट गई और अभी भी वही चलेगा और इस चीज़ को आप चेंज नहीं कर सकते। ये एक स्वीकृति है जो अपने अंदर रखनी होगी। बट बीजेपी का जो वोट बैंक है वो सिर्फ अपर कास्ट में नहीं है ना। तो वही वो हर जगह वो एक्सपैंड कर पाए हैं। बिहार में अभी तक वो एक्सपैंड नहीं कर पाए हैं जितना करना चाहिए। दूसरा क्या है कि बिहार में ना छोटी छोटी बहुत जातियां हैं। यादव एक जाति है जो बड़ी जाति है, लेकिन उसके अतिरिक्त ओबीसी में बहुत छोटी जातियां हैं। 0.5%, 1%, बहुत, हाँ, छोटे। इनफैक्ट आप मल्लाह को बोलते हैं, मल्लाह में भी अलग अलग जातियां हैं छोटी। तो एक साथ मल्लाह आप नहीं बोल सकते, वो सब अलग अलग हैं। तो ये इन सब का करना, कोलिशन, सबके अंदर से नेतृत्व पैदा करना, ये अभी तक बीजेपी के लिए थोड़ा सा वहाँ चैलेंज रहा है। कोशिश आई थिंक वो कर रहे हैं। दूसरा क्या है, बिहार में की एक विशेषता है, मैंने बताया ना, हर एक जो इंस्टीट्यूशन है ना उसको बिहार अपने हिसाब से फंक्शन कराता है। बिहार के जो लोग हैं अपने हिसाब से फंक्शन कराते हैं। वो बिहार आके बिहार के रंग में ढल जाता है वो। तो संघ हो, बाकी ऑर्गेनाइजेशंस हो, वो भी उसी रंग में काम करने लग जाते हैं कि ये वो जाति का है, ये वो है, ये ऐसा है, वैसा है। कम होंगे पहले बिहार, बाकी से ऑब्वियसली कम रहेंगे, ऐसी चीज़ें कम रहेंगी संघ में और बाकी जगह, लेकिन होता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा, देखोगे आप तो बीजेपी ने वहाँ कुछ नया नहीं दिया है अभी तक। बीजेपी ने नया नहीं दिया। और एक बीजेपी की जो मुझे व्यक्तिगत लगता है सबसे बड़ी फेलियर थी, 2005 से 10 के समय को आज भी लोग बहुत सुनहरे कालखंड की तरह याद करते हैं। उसका क्रेडिट बीजेपी ने बहुत नहीं लिया है अभी तक। वो क्रेडिट जो है, जबकि वो बहुत, मेरे हिसाब से बहुत आसान था लेना, क्योंकि एक्चुअली उसको बर्बाद बाद में नीतीश कुमार ने किया है उस मैंडेट को। अगर नीतीश कुमार जी ने उसको बर्बाद किया है, आप क्रेडिट लो, तो आपने क्या किया, 2005 से 10 तक क्रेडिट भी उन्हीं को दे दिया, नीतीश कुमार जी को। अभी बीजेपी के कोई भी नेता उस कालखंड के बारे में बात ही नहीं करते, जबकि ये जो हम बात कर रहे हैं ये वो उनको करना चाहिए एक्चुअली, कि हमने बिहार को एक अच्छा नेतृत्व दिया, हमने खुद को पीछे रखा, नीतीश कुमार जी को आगे किया, और बिहार की जनता ने उसको जाति बिरादरी से ऊपर उठ कर रिवॉर्ड भी किया 2010 में। और बिहार लगा कि एक दूसरे दिशा में अब मूव करेगी, उसका फिर वापस से बैक टू स्क्वायर वन। तो ये बीजेपी को अपने हिस्से ये क्रेडिट लेना चाहिए, ये तो हमने किया था ये एक्सपेरिमेंट और हमने ये चीज़ दी थी, और हम आएंगे तो फिर से वही चीज़ होगा कि बिहार को वो उस दिशा में बढ़ाना है। ये मुझे लगता है कि बीजेपी का जो होता है ना एक नैरेटिव या स्टोरी टेलिंग में, ये पार्ट है ही नहीं, दूर दूर तक नहीं। वो भी वही गेम खेलते हैं जो बाकी राजद और जदयू बॉल फेंक देते हैं उस पे। अभी तो फिर से वो गेम चल रहा है बिहार में, पलट है। तो और क्या पता जब तक ये एपिसोड निकले तब तक शायद पलट जाए एक बार और। खैर वो तो नीतीश कुमार जी का एक है कि वो उनको सत्ता में, उन्होंने खुद के एक इंटरव्यू में बोला है कि वो बाय हुक और बाय क्रुक उनको सत्ता में रहना है, और वो रहना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि सत्ता में रहने से ही वो बेटर कर पाएंगे। तो उनको ये नहीं पता चल रहा है कि नुकसान कर रहे हैं। दूसरा क्या है, एक बीजेपी के साथ एक और, जब आपने राजनीतिक सवाल पूछा, जो युवा हैं वहाँ के, एक्चुअली जो बिहार के युवा हैं वो बहुत आक्रोशित है, वो बियॉन्ड कास्ट आक्रोशित है। इनफैक्ट आप जब वोटिंग देखोगे तो 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव को युवा जो हैं 18 से 25-30 वाले, वो ज़्यादा तेजस्वी यादव को वोट किए थे बियॉन्ड कास्ट जाके, क्योंकि त्रस्त हो गए हैं। नीतीश कुमार जी से एक इंटरव्यू में एक पत्रकार ने पूछा था, यहाँ सर बेरोजगार की कोई अभी तक साधन नहीं हुआ है, तो उन्होंने पता क्या जवाब दिया था, जिस चीज़ पे ये लोग ट्रोल किए थे प्रधानमंत्री जी को। क्या बोलते हैं ये, पहले दुकान खुलता था कहीं, अब देखो दुकान खुल रहा है ना सब जगह। और उनका रोजगार का मतलब, उनका विजन वही है कि हाँ मतलब लॉ एंड ऑर्डर सुधर गया, दुकान खुल रहा है, हो गया, नो बिग इंडस्ट्री, नथिंग। दूसरा, युवाओं की जो एक समस्या है, जो मैं आपको एक बताऊं, आप देखो कि हर स्टेट की समस्या है कि पेपर कंडक्ट नहीं करवा पाते हैं वो किसी भी। ये तो बहुत बुरा, हर स्टेट में ये बुरा हाल है। हर स्टेट का है। अच्छा, और बिहार के लोग एक एक अपॉइंटमेंट लेटर लेके 5-5, 6-6 साल रुके रहते हैं, ना जाने कब चिट्ठी आएगी, कॉल आएगा। कम से कम दूसरे स्टेट्स में अपॉइंटमेंट लेटर ही नहीं मिलता है। या अब मैं आपको बताता हूँ पेपर लीक्स का। देखो अभी
अभी जब हम बात कर रहे हैं तो सिपाही भर्ती का पेपर लीक का वहाँ हम्म, हो गया है कि सिपाही भर्ती में पेपर लीक हो गया, अब उसको फिर से कैंसिल किया जा रहा है। हम्म, बच्चे बेचारे ना जाने कब से एग्ज़ाम भर भर के ट्रेन जाते हैं, कुछ दिल्ली में रहते हैं वो भी एग्ज़ाम देने जाते हैं। हम्म, फिर एसएससी का एग्ज़ाम का पेपर लीक हुआ था, फर्स्ट फेज़ ऑफ क्लर्क लेवल जो एग्ज़ाम होता है उसका पेपर लीक हुआ था। बीपीएससी का प्रीलिम्स था, 67th प्रीलिम्स, उसका पेपर लीक हो गया। फिर एक और क्लर्क लेवल एग्ज़ाम था, उसका फेज़ 1 और फेज़ 2, उसका पेपर लीक हो गया। और ये सब कब हुआ है? आफ्टर द फेमस रूबी राय इंसिडेंट। ये कौन सा इंसिडेंट है? रूबी राय तो बेसिकली जो बिहार बोर्ड जो होता है, बिहार बोर्ड से जो 12वीं पास की थी, वो टॉपर थी बिहार बोर्ड की। अच्छा। उनसे जब इंटरव्यू में पूछा गया कि आपने क्या पढ़ाई की है, हाँ, तो उनको समझ ही नहीं, उनको सब्जेक्ट तक का पता नहीं था कि क्या सब्जेक्ट है और क्या उस सब्जेक्ट में होता क्या है। तो पता चला बाद में कि ये तो बहुत बड़ा स्कैम है कि किसी परिचित को टॉपर बना दिया जाता है बिहार बोर्ड में। इतना थू हुआ था, बदनामी हुई थी बिहार की, जबकि बिहार के लोग मेधा, अपने मेधा के लिए जाने जाते हैं। उसके जस्ट विपरीत इन्होंने उसको पूरा का पूरा बर्बाद कर दिया। उस पे मतलब एकदम लालछन लगा दिया। कोई भी सरकार होती तो कम से कम उसके बाद तो सचेत हो जाती है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपने बिहार का बताया, मैं हरियाणा का बताता हूँ आपको। तो एचएसएससी का एक था, वो उसने ग्राम सचिव का, एक पंचायत सेक्रेटरी का एग्ज़ाम होता है, वो उनको वो करना पड़ा था क्योंकि एक रैकेट उनको मिला था जिसने आंसर कीज लीक कर दिया था, तो वो कैंसिल करना पड़ा। उसके बाद फ्लाइंग स्क्वाड थी सीएम की, उसने लोअर डिविजनल क्लर्क का एक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में वो पेपर था, वो भी लीक हो गया था। उसके बाद हिंदी पेपर था क्लास 12th का हरियाणा बोर्ड का, वो लीक हो गया था। 2019 में एचएसएससी को आईटीआई इंस्ट्रक्टर का एग्ज़ाम था, वो कैंसिल करना पड़ा। मतलब नायब तहसीलदार का था, वो लीक हो गया था। ऑल इंडिया ट्रेनिंग मॉड्यूल चलाना अरे पड़ेगा। मतलब पूरी लिस्ट है भाई। और मैंने भी उसमें तो कुछ ही पिछले लिखा 5 साल में मेरे ख्याल से हरियाणा में एक भी पेपर ऐसा नहीं होगा जो अच्छे से ढंग से हो गया हो, एक्सेप्ट 1 या 2 पेपर को। मुझे लगता है कि इस पे तो पूरा भारत में पूरा भारत में, राजस्थान में अभी राजस्थान देखो में सरकार पलटी है, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है वो। और ये आप समझो कि मुझे लग रहा है पूरे भारत में हो रहा है, और स्टेट गवर्नमेंट्स एट ईज हैं इससे कि हाँ ये तो हर जगह हो रहा है, कोई सवाल जवाब नहीं है। और युवा को इससे जितनी परेशानी होती है, मतलब मैं आपको बताता हूँ, मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ हरियाणा में जिनका पेपर 2016 में, किसी का 2015 में हो चुका है, सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आ रहा है, या तो किसी ने केस फाइल कर दिया है, वो अटक गया है और सरकार उसको भेजती नहीं है, अपने भाई जो भी लॉयर्स होते हैं या वो एजी है उसको भेजती नहीं है क्लियर केस करें, तो सुनवाइयों में पड़ा रहता है। कभी जज बदल जाता है तो फिर से केस की सुनवाई होती है। तो ये मतलब बहुत ही लचर जो प्रदर्शन है ना सारी सरकारों का, मतलब लोग, ये जो सरकारें हैं ना, स्टेट गवर्नमेंट्स, तो बहुत बुरा हाल है। एक मैं जब एजुकेशन की हम लोग बात कर रहे हैं तो एक मेरे ध्यान में एक दृष्टांत आता है। आप देखिए, जब हरिवंश राय बच्चन जी अपनी पुस्तक लिख रहे थे, आई थिंक मधुशाला का ही, जब वो, तो उसका प्रस्तावना लिखने के लिए वो आई थिंक दिनकर जी उस समय थे जीवित और बिहार में थे, तो दिनकर जी को वो पत्र लिख के बोलते हैं कि आप अगर प्रस्तावना लिख दें। दिनकर जी कहते हैं कि शायद ये मेरे विभाग का होगा नहीं, मैं लिखूंगा तो उतना अच्छा नहीं हो पाएगा, आप एक और, उस समय के बहुत गणमान्य कवि थे, वो उस समय आई थिंक चंपारण या कहीं पोस्टेड थे, वाइस चांसलर थे, उनको उन्होंने भेजा वो। और वो ना 3-4 बार फिर वो बेगूसराय आता है वो लेटर, वो फिर चंपारण जाता है, बिहार के अलग अलग जिले में वो लेटर घूमता है, क्योंकि बिहार में ही वो सारे कवि थे अलग अलग, माखनलाल चतुर्वेदी से लेके सब लोग, मतलब उस समय तत्कालीन बिहार में सर्व कर रहे थे या बिहार में थे। दिनकर जी स्वयं थे वो अपने आप में। तो ये सारा पूरा वो गोल गोल घूमता था। तो मैं सोचता हूँ कि कैसा, मतलब क्या एकेडमिक सर्कल होगा जहाँ वशिष्ठ नारायण सिंह जी जैसे, तो वशिष्ठ नारायण सिंह जी का बताते हैं जो मैथमेटिशियन थे, कि उस समय आई थिंक प्रिंसटन या कोलंबिया का कुछ टेस्ट होता था, तो कुछ 5 सवाल देते थे कि अगर जो बना लिया उसमें से शायद 3 सवाल किसी ने बना लिया, वो चला जाएगा प्रिंसटन, उसको पीएचडी करने के लिए वो वहाँ से ले जाते थे पटना यूनिवर्सिटी से। वशिष्ठ नारायण जी ने उसके 5 सवाल को, 5 में से शायद कुछ 3-4 सवाल को 5 तरीके से, अलग अलग तरीके से सॉल्व कर दिया था।
मैथ्स के, वो प्रिंसटन गए थे। उन आदमी का जो देहांत हुआ है विदाउट, मतलब वो तो भला हो कुछ जर्नलिस्टों का जो इन्होंने हाईलाइट कर दिया, नहीं तो कोई हाईलाइट किसी को मतलब नहीं। तो जहाँ पे आप समझो ज्ञान का अनादर होने लगे ना, और ओपनली अनादर होने लगे, और उसके प्रोटेस्ट में या उसके प्रोटेक्शन में कोई ना खड़ा दिखे, तो वो समाज, मतलब वो दैट्स अ वेरी टेलिंग एग्जाम्पल कि वो समाज कहाँ पे जा रहा है। क्योंकि बौद्धिक वर्ग जो है वो सब बाहर है, समाप्त हो चुका है। सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि आप समझो कि HC वर्मा सर, RS शर्मा और सब लोग, या पटना यूनिवर्सिटी ख़त्म हुई और ऐसा आज जिस स्थिति में है वहाँ, आज कुछ नहीं हो रहा है वहाँ पे, कोई ना पढ़ाई होती है ना कुछ होता है। अभी एक मेरा मित्र है UPSC की पढ़ाई तैयारी कर रहा है, तो पटना यूनिवर्सिटी के पास बड़ी बड़ी लाइब्रेरी और बड़े बड़े पुस्तक के मतलब ऐसे दुकान है बुक। तो मैं गया, तो मैं जब उनसे बात कर रहा था, तो उनसे बात करते करते कुछ बुक्स के बारे में बात हुई कि ये बुक है वो बुक है, तो हंसने लगे। वो बोल रहे हैं आप लोग कहाँ से हैं? तो मैंने कहा कि हम रहते तो दिल्ली हैं अभी, घर लेकिन पटना है आए हैं। तो उन्होंने बोला अरे आप तो जो इस किताब की बात कर रहे हैं, ये सब किताब की डिमांड तो बिहार में 1980 वगैरह में हुआ करती थी, अब कौन पढ़ता है ये सब यहाँ पे? यहाँ पे तो वो कैप्सूल चलता है एग्ज़ाम पास करने वाला, तो अब आप दिल्ली में जाके लो। और वो बहुत एक्चुअली, वो उनके आवाज़ में वो पेन दिख रहा था जब वो बोल रहे थे। तो और वो बताए कि वो बहुत 1960 से उनके पिताजी के समय से वो दुकान चला रहे हैं यहाँ पे। तो बोले पहले का अलग माहौल था। तो कम से कम एक ज्ञान का तो केंद्र था, कि कुछ नहीं था, चलिए आर्थिक सामाजिक, लेकिन एक सामाजिक चिंतन का केंद्र था, आर्थिक राजनीतिक चिंतन का केंद्र था, और ज्ञान का केंद्र था। वहाँ से बातें होती थी। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, ऐसे लोग पटना यूनिवर्सिटी प्रेफर करते थे ना। उस समय JNU से प्रोटेस्ट नहीं होता था, और DU से। ये तो बाद में होने लगा, और ये तो मतलब बहुत मैं कहूँगा कि बहुत हॉलो है इन कंपैरिजन टू उन लोगों ने जो अचीव किया था उस समय, सही बात। देखा जाए तो। और उन्होंने तो सच में अचीव किया था, सत्ता परिवर्तन कर लिया था उन्होंने अपने अपने ढंग से। तो ये सबको मार दिया गया, और अंत में मतलब वही है कि बिहार समाज के स्तर पर मैं कहूँगा कि दशरथ मांझी जी की तरह है, कि बिहार को अगर आपको देखना है तो बिहार को वैसे ही देखिए कि एक पहाड़ है जिसको तोड़ना है। वहाँ के लोगों के पास कोई टूल नहीं है, कोई ऐसा बहुत बड़ा मशीन नहीं है। उस पहाड़ को छेनी हथौड़ी से ही बेचारे धीरे 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 तोड़ते हैं। जो तोड़ने में सफल हो जाता है, लगा रहता है, वो निकल जाता है रास्ता, उस पार चला जाता है। जो नहीं रहता इधर ही रह जा रहा है। तो मेरे कितने मित्र हैं कि मैं पढ़ पाया, मतलब सौभाग्य था वैसा, पिताजी ने पढ़ाया, बाकी जगह आया, फिर इधर दिल्ली आ गया पढ़ने। जो मेरे मित्र हैं जो नहीं पढ़ पाए, मैं आज भी जाता हूँ, उनका जीवन वैसे ही है। मतलब देर लिटरली मैं जाता हूँ, लगता मुझे बुरा लगता है कि दे आर स्टक देयर, कि वही पहाड़ है, वो पहाड़ के इसी पार रह गए। जो तोड़ के पार कर गया। तो पूरा बिहार का समाज यही है। ऑन दिस अनफॉर्चुनेट एंड सैड नोट हम अपनी वार्तालाप को विराम देते हैं। कभी हम करेंगे बिहार के, लेकिन तो क्यूजीन हर एक जो पीरियड हमने बात किया उस पे 1 घंटा 1.5 घंटा आराम से चर्चा हो सकती है, और हम करते रहेंगे बिहार के ऊपर। तो आदर्श भाई, आने के लिए, इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सभी दर्शकों का ज्ञान वर्धन किया, और बिहार के बहुत सारे जो एस्पेक्ट्स हैं जिनके बारे में लोगों को नहीं पता है, उनके बारे में बताया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप आते रहिए, हमसे बात करते रहिए, और बिहार के बारे में, बिहार के ऊपर चिंतन करेंगे, और क्या अच्छा हो सकता है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और अगली बार हम कभी बिहार के क्यूजीन पे बात करेंगे, क्योंकि उस पर बहुत कम बात होती है। ये तो नेगेटिव एस्पेक्ट पे हमने बात किया। अच्छे, हाँ, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे भी बात करेंगे। बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सो मच। धन्यवाद भाई।